Hi friends, you are heartiest welcome in this part of series of practice sessions on direct tax laws and international taxation. बेसिकली आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम शुरुआत करेंगे अपील्स एंड रिवीजन से रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनसे। आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने अपील्स एंड रिवीजन से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो तो आपको रिवीजन सेशन में रिफ्रेश करा दिया था। और आइए एप्लीकेशन पार्ट भी अच्छा हो जाए, इसके लिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी इस सेशन में हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एपीलेबल ऑर्डर्स की लिस्ट जो हमने सेक्शन 246 से ए से रिफ्रेश की थी कि किन किन केसेस में सीआईटी बिल के पास में अपील पॉसिबल बनाई गई है, तो उससे रिलेटेड एक रिपीटेटिव नेचर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने इनिशियली प्रेजेंट कर रहा हूं। Mr. Mahesh received the draft order from the assessing officer as per section 144C of the IT Act 1961 due to variations determined by the transfer pricing officer in the arm's length price. But Mr. Mahesh did not prefer to file the objection against the draft order before the dispute resolution panel. Instead, he preferred to file appeal before the CIT appeals under section 246A against the final order received from the assessing officer. You are required to advise Mr. Mahesh whether his contentions are tenable, that is valid in law. Discuss the issue with reference to the provisions of section 144C of the IT Act. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमने ये रिवीजन सेशन में भी रिफ्रेश किया था ना कि डीआरपी की डायरेक्शंस के पुर्सुएंस में रहकर जो एओ ऑर्डर पास करता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप आईटीडी के पास ही अपील लेकर जा सकते हैं। सीआईटी बिल के यहां पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो डीआरपी की डायरेक्शंस के पुर्सुएंस में रहकर ऑर्डर पास होना चाहिए। वहीं पर मैंने एक इशू आपके साथ में हैंडल किया था कि जहां पर एओ ने ड्राफ्ट ऑर्डर एसएससी को दिया, एसएससी ने डीआरपी के सामने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए, उन्होंने एओ का ऑर्डर पास होने दिया और एओ के उस ऑर्डर के अगेंस्ट में वो अगर अपील लेकर गए तो डेफिनेटली एओ का ये ऑर्डर डीआरपी की डायरेक्शंस में रहकर पास्ड ऑर्डर नहीं है, इसीलिए इसके अगेंस्ट में सीआईटी बिल के पास अपील पॉसिबल है। तो वही चीज जो हमने रिवीजन सेशन में ये कवर की थी, आपने इस क्वेश्चन के आंसर में यूज करनी है, नथिंग एल्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां इस केस में हम यही कहेंगे, बोर्ड ने भी देखो ये क्लैरिफाई किया हुआ है क्या कि जहां एसएससी के पास में चॉइस है कि वो चाहें तो ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में डीआरपी के पास में ऑब्जेक्शंस रेज कर दें, और अगर वो नहीं अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते तो वो ईओ को अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करने दें और ईओ के फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में वो आगे अपील लेकर सीआईटी अपील के पास चले जाएं। तो अगर महेश ने अगर डीआरपी के पास जाने की बजाय अगर उन्होंने अपील का अगर कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया है सीआईटी अपील के पास में जाने का, तो ये कंटेंशन उनकी बिल्कुल टीनेबल इन लॉ, दैट इज वैलिड इन लॉ कहलाएगी। आइए अगला क्वेश्चन, तो हम ऑलरेडी फ्रेंड्स जब हमने जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का केस रिफ्रेश किया था तभी मैंने ये क्वेश्चन आपको रिवीजन सेशन में साथ ही साथ डिस्कस कर दिया था, याद है ना फ्रेंड्स। एंड आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या यहां पर इस क्वेश्चन में आपको दिया गया, अ पिटीशन फॉर स्टे ऑफ डिमांड वाज फाइल्ड बाय एक्सवाइजेड प्राइवेट एक्सवाइजेड लिमिटेड बिफोर द इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूटेड डिमांड फॉर व्हिच अपील वाज पेंडिंग बिफोर इट। The appellate tribunal granted stay wide order dated 1st January 2022 for a period of 180 days from the date of such order on deposit of 20% of the amount of tax by XYZ Limited. Thereafter, the bench was functioning intermittently till 1st February 2023 on account of COVID pandemic, and therefore the disputed matter could not be disposed of. In the meanwhile, in June 22, XYZ Limited had made an application for extension of stay and was granted extension of stay up to 31st December 2022. Thereafter, on 5th January 2023, the assessing officer attached the bank account of XYZ Limited and recovered the amount of rupees 15 lakhs against the area demand of rupees 25 lakhs. The company requested the assessing officer to refund the amount as it holds stay over it. The assessing officer, however, rejected the contention of the assessee, stating that the stay period expired on 31st December 2022
after which the order of stay stood vacated automatically. Examine the correctness of the contention of the assessing officer. याद कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने पेप्सी फूड्स लिमिटेड का सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो इस पर रेफरेंस किया था। याद है ना आपको, पेप्सी फूड्स लिमिटेड का जो केस है माय डियर फ्रेंड्स, इस पर हमने रेफरेंस किया था, जहां सुप्रीम कोर्ट की क्या इंटरप्रिटेशन रही है कि देखो, लॉ में जो कहा गया है ना कि हाँ 365 डेज के बाद में जो स्टे ऑफ ऑर्डर है वो वैकेट कर जाएगा, चाहे भले ही डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ अपील एसएससी से एट्रीब्यूटेबल ना हो। इस लॉ में ये इवन और नॉट वर्ड इररेलेवेंट है, मतलब इनको हटाकर इसे इंटरप्रेट करने की जरूरत है। 365 डेज के बाद में स्टे ऑर्डर तब वैकेट करेगा जब डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ द अपील इज एट्रीब्यूटेबल टू द एसएससी। उसके बाद में वो ऑटोमेटिक वैकेशन ऑफ स्टे ऑफ डिमांड कहलाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रिजल्ट था, याद कीजिए। तो अब जो केस आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में अगर कोविड पेंडेमिक की वजह से अगर वो बेंच फंक्शन अपने परफॉर्म नहीं कर पाई तो इसमें एसएससी की क्या गलती है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को यूज करते हुए हम क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को यूज करते हुए हम बस यही कहेंगे कि if such appeal is not so disposed of within 180 days or the period or periods extended not exceeding 365 days, the order of stay shall stand vacated after the expiry of such period or periods only if the delay in disposing of the appeal is attributable to the SSC, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा। और अब इस लीगल पोजीशन को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद में हम गिवन केस से अगर कनेक्ट करेंगे तो इस केस में हम यही कहेंगे कि अगर आईटीटी की बेंच अपील की हियरिंग कोविड पेंडेमिक की वजह से अगर नहीं कर पाई तो जो डिले हुआ है वो एसएससी से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, इसलिए भले ही 365 डेज का पीरियड एक्सपायर हो गया लेकिन उसके बाद जो रिकवरी एओ ने की ये नॉट इन ऑर्डर, मतलब लॉफुल नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि डिले इन डिस्पोजल ऑफ अपील एसएससी से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, वो स्टे इन कॉन्टिन्यूंस डीम्ड ट्रीट किया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वैकेटेड हुआ नहीं कहलाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो बस ये जो चीज है वो आपने यहां पर यूज में लेनी थी, ठीक है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में दिया जाए। दिसंबर 21 अटेम्प्ट की आरडीपी में भी जो क्वेश्चन दिया गया है अभी एग्जाम में नहीं इनफैक्ट देखने को मिल पाया है, लेकिन हाईली एक्सपेक्टेड है कि आपको इस तरह का जो क्वेश्चन है वो दिया जाए, राइट। अच्छा, इसके बाद में फ्रेंड्स आइए मैं आगे की क्वेश्चंस में आपको लेकर चलता हूं। देखिए, मिस्टर टी प्रेफर्स अपील विद सीआईटी अपील्स आफ्टर रिसीविंग असेसमेंट ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 143(3) of the IT Act. After filing his appeal, he realizes that certain important issues were not raised in the statement of facts and grounds of appeal submitted. The appellant wants to produce additional evidence before the CIT appeals. State the circumstances where the appellant shall be entitled to produce additional evidences, that is documentary, before the Commissioner of Income Tax Appeals other than the evidence produced during the proceedings before the AO. याद करो फ्रेंड्स, रूल 46 से ए को 3 केस हमने वहां पर डिस्कस किए थे ना। ऐसा एविडेंस जो एसएससी ने एओ के सामने प्रोड्यूस किया था लेकिन एओ ने एडमिट करने से रिफ्यूज कर दिया था जबकि वो एडमिट होना चाहिए था। दूसरा, एओ के द्वारा कॉल फॉर किया गया एविडेंस एसएससी को अदरवाइज देना था लेकिन गुड एंड सफिशिएंट रीजंस एसएससी नहीं दे पाया था। तीसरा, अगर एविडेंस प्रोड्यूस करने की सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दिए बिना ही अगर एओ ने ऑर्डर अपना बना दिया था तो इन केसेस में वो एविडेंस एसएससी सीआईटी अपील के पास दे सकेंगे और सीआईटी अपील उसे एडमिट कर सकेंगे। ये तीनों केसेस वही सेम टू सेम है। आइए आईटीटी लेवल पर अपील से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखिए। एनएसएससी हु इज एग्रीव्ड फ्रॉम द ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज डिजायरस टू नो द अवेलेबल रेमेडियल रिकोर्स एंड द टाइम लिमिट अगेंस्ट ईच ऑर्डर ऑफ द आईटी एक्ट। क्या है वो? ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 143(3) और बाय द एओ, आप इसके अगेंस्ट में सीआईटी के पास में अपील लेकर जा सकते हो, है ना। 30 डेज का टाइम है आपके पास में, आप रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 4 इयर्स का टाइम है आपके पास में, आप रिवीजन में भी 264 में जा सकते हो जहां 1 ईयर का टाइम है। तो जो पहला केस है उसमें जो रिकोर्स अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स वो यही रिकोर्स अवेलेबल है कि आप रेक्टिफिकेशन, अपील या रिवीजन में जा सकते हैं और उनके लिए ये टाइम आपके पास अवेलेबल है। दूसरा केस देखिए, ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 263 बाय द सीआईटी। तो अब आप 263 के ऑर्डर के अगेंस्ट में कहां जा पाओगे? आईटीटी
में अपील लेकर, और कितना टाइम मिलता है वहां 60 डेज का अपील में जाने के लिए। इसके बाद ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 272A बाय द डायरेक्टर जनरल, तो इसके लिए भी आप आईटीडी में ही अपील कर सकते हैं। सेम 60 डेज का टाइम आपको मिलता है किसके लिए, अपील में जाने के लिए। लेकिन ये लास्ट केस देखना, ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 254 बाय द आईटीएटी, तो आईटीएटी ने अगर ऑर्डर पास कर दिया तो इसके अगेंस्ट में तो जो अपील है वो हाई कोर्ट में पॉसिबल होगी, और वहां जाने के लिए आपके पास 120 डेज होते हैं। और ये तो इंप्लाइड है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो आपके केस में होना ही चाहिए, तभी हाईकोर्ट में जो अपील है वो पॉसिबल बन पाती है, राइट। आइए जरा अब आईटीएटी लेवल पर मैं 2015 का मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल passed an order providing relief as prayed by the SSC on 4th January 2022. In July 22, the tribunal found a mistake apparent from record and immediately, मतलब in July, immediately it rectified the mistake and passed an order. Is the order passed by the tribunal barred by limitation? The answer is no. क्यों? क्योंकि अगर जनवरी में उन्होंने अपना ऑर्डर पास किया था तो जनवरी के क्लोज होने से 6 मंथ्स अगर आप देखोगे तो 31 जुलाई को समाप्त होते हैं, और जुलाई में जैसे उन्हें पता लगा उन्होंने इमीडिएटली अगर रेक्टिफिकेशन कर दिया तो ये एक्ट उनका टाइम बार्ड नहीं कहलाएगा। ये उनका जो एक्ट है वो टाइम बार्ड नहीं कहलाएगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन व्हाट वुड बी योर आंसर if the mistake was identified by the assessing officer who filed a rectification application in July 22? Okay, that is within due time, and the tribunal passes the rectification order say in December 22, तो क्या अब इस केस में हमारा आंसर डिफर करेगा? नहीं। याद करो श्री आयनर स्पिनिंग एंड वेविंग मिल्स लिमिटेड का केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उसमें कि जहां पर टाइम लिमिट में अगर एप्लीकेशन आ गई है, जहां पर रेक्टिफिकेशन की जो एप्लीकेशन है वो अगर विद इन 6 मंथ्स अगर फाइल हो गई है तो फिर आईटीएटी की ड्यूटी है कि वो केस के मेरिट्स पर काम करे, जो मिस्टेक है तो वो उसे दूर करे, नॉट ऑन ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन, वो केवल टाइम लिमिट पकड़कर ना बैठ जाए। तो अगर उन्होंने टाइमली फाइल्ड एप्लीकेशन में अगर टाइम लिमिट के बाद लाइक दिसंबर में अगर ऑर्डर पास किया है तो ये पास्ड ऑर्डर भी ट्रिब्यूनल का यहां वैलिड कहलाएगा, राइट। आइए जरा अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं फ्रेंड्स। क्या यहां पर गिवन है, आपको बस ये जो स्टेटमेंट है इसकी करेक्टनेस या अदरवाइज डिसाइड करना है। एन अपील बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी डिसाइडेड इन द इवेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द जुडिशियल मेंबर एंड द अकाउंटेंट मेंबर ऑन अ पर्टिकुलर ग्राउंड। ये क्या बात हो रही है कि अरे अगर अकाउंटेंट मेंबर और जुडिशियल मेंबर के बीच में किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो वो अपील डिसाइड ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट को मैटर रेफर करेंगे, वो उस बेंच में वन और मोर न्यू मेंबर अपॉइंट कर देंगे, सभी मेंबर उस मैटर पर हियरिंग करके जो भी मेजॉरिटी से डिसीजन आएगा उस तरह से अपील को डिसाइड कर दिया जाएगा। तो ये कहना आपका यहां पर बिल्कुल गलत है कि अपील वो डिसाइड ही नहीं हो सकती। सेक्शन 255 जो हमने रेफरेंस किया था उसके बेस पर आपको आंसर देना है, और सर्टेनली यहां पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहां पर प्रेसिडेंट को मैटर रेफर करने के बाद वो वन और मोर मेंबर उस बेंच में पॉइंट करेंगे, सभी मेंबर्स की मेजॉरिटी से जो ओपिनियन आएगा उस तरह से उस अपील और पॉइंट को डिसाइड कर दिया जाएगा। आइए जरा फ्रेंड्स हाई कोर्ट लेवल पर आ गए अब हम। देखिए जरा आपको बस यही बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। हाई कोर्ट हैज एन इनहेरेंट पावर अंडर द आईटी एक्ट टू रिव्यू एन अर्लियर ऑर्डर पास्ड ऑन मेरिट्स। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? यस। मेघालय स्टील्स लिमिटेड का केस याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रखा है कि अरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सके। जो पीआईएल वाला आर्टिकल है वहां पर भी कहीं पर भी मना नहीं किया गया, और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कैरी हो, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो, इससे अच्छा तो यही है कि प्रिवेंट से कर लिया जाए। इनकम टैक्स एक्ट में भी सेक्शन 260A में सीपीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल बनाए गए हैं, और वहां पर कहीं ये नहीं कहा गया है कि जो सीपीसी के जो रिव्यू वाले प्रोविजंस हैं हाई कोर्ट की उस बात को इग्नोर करके बाकी सीपीसी के प्रोविजंस लगेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं है। तो डेफिनेटली हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन एक और अच्छा क्वेश्चन जो इस पर अच्छा उससे भी पहले कुछ और जो हाईकोर्ट लेवल पर क्वेश्चन आपको दिए गए, मैंने फ्रेंड्स आपके साथ में जो रिवीजन सेशन में भी जो केस क्लॉज आपके साथ डिस्कस किए थे
आप देखो मेघालय स्टील्स लिमिटेड का केस हमने डिस्कस किया, उससे रिलेटेड 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपको। अब और भी जो केस लॉज डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड केसेस स्टडीज देखते जाइए। बीइंग एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ आईआईटी दिल्ली, एन एसएससी फाइल्ड एन अपील विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली with a delay of 439 days in filing the appeal. While filing the appeal, the assessee made an application for condonation of delay, also citing the reasons that the delay is on account of pursuing an alternate remedy by way of filing an application before ITAT under section 254(2) for rectification of mistake apparent from record. Thus, the contention of the assessee is maintainable. याद आ रहा है स्पाइनाकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाला केस माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें स्पाइनाकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाला केस आपको याद आना चाहिए, जिसमें यही एग्जैक्ट फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था कि देखो मिस्टेक जो सेक्शन 254 है रेक्टिफिकेशन मिस्टेक वाला, उसका इसको बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। जो सेक्शन 254 है उसका जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, उसमें केवल और केवल आप प्राइमा फेसी मिस्टेक को रेक्टिफाई करा सकते हैं। और जो 260A है उसमें आप केवल जो डिबेटेबल इश्यूज हैं, जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उनमें अपील लेकर जा सकते हैं। तो ये वाकई ये आपस में ऑल्टरनेट रेमेडी है ही नहीं। और यहां आपके पास में आईटीटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जाने का राइट, आप अपील के मेमोरेंडम में उस फैक्ट को लगा देते कि आपने रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डाली हुई है। लेकिन ये कोई बात नहीं होती कि हाई कोर्ट में अपील फाइल करने का जो टाइम है वो आपका बाय डिफॉल्ट सस्पेंड हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा अगर आपने रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया। ये कोई बात नहीं। इसीलिए जो आपने हाई कोर्ट में अपील की फाइलिंग में डिले किया वो आपका कंडोन मतलब माफ नहीं हो सकता। एसएससी की कंटेंशन यहां पर मेंटेनेबल नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ये पूरा केस भी हमने वहां रिफ्रेश किया था। आइए अब मैं एक और यूनिक केस स्टडी जनवरी 21 में जो आपको दी गई थी वो रखना स्टार्ट करता हूं, जहां हाई कोर्ट की रिव्यू पावर को लेकर हम कुछ और भी चीजें डिस्कस कर लेंगे एक अलग केस की हेल्प से। ठीक है, सुनील वासुदेवा एंड अदर्स वर्सेस सुंदर गुप्ता एंड अदर्स का जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, मैं उसका यहां पर रेफरेंस यूज करूंगा। तो ये केस देखिए पहले आप। In respect of a civil suit, the Calcutta High Court appointed a receiver in respect of the properties of Ghose and Sons HUF. One such property was situated in Delhi, which was sold by the Income Tax Department to Mr. Devang. The Karta of the HUF, Mr. Ghose, objected to such a sale, stating that no leave was taken from Calcutta High Court for such a sale. An application was also filed by the department to take the permission for such a sale. The Calcutta High Court passed an order whereby it directed a civil suit to be pursued at Delhi. However, it overlooked the provisions of Section 293 of the Income Tax Act, which puts a bar on filing suit in any civil court against an income tax authority in respect of any proceedings under the IT Act. द सैड ऑर्डर, जो कैलकाटा हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर सिविल सूट फाइल किया जाए, हाँ, द सैड ऑर्डर वाज रिकॉल्ड फॉर रिव्यू बाय द हाई कोर्ट, दैट इज कैलकाटा हाई कोर्ट, एंड एरर अपरेंट वाज करेक्टेड। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्शन टेकन बाय कैलकाटा हाई कोर्ट। तो क्वेश्चन पहले क्लियर होना चाहिए। देखिए जो केस आपको दिया गया है, इस केस में कैलकाटा हाई कोर्ट ने जो एक ब्लंडर किया है इनिशियली, जिसको उन्होंने बाद में सही कर लिया। देखो कैलकाटा हाई कोर्ट ने घोष एंड सन्स एचयूएफ की सारी प्रॉपर्टीज के लिए एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया। एक प्रॉपर्टी दिल्ली में थी, दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकाटा हाई कोर्ट से कोई लीव लिए बिना, कोई एक्सक्लूजन दिल्ली वाली प्रॉपर्टी का लिए बिना उस दिल्ली की प्रॉपर्टी को बेच दिया। हालांकि एक एप्लीकेशन डाल दी थी बाद में परमिशन के लिए, लेकिन ऑफिशियली कोई एक्सक्लूजन लिए बिना उन्होंने उस दिल्ली की प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो कैलकाटा हाई कोर्ट को गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर सिविल सूट फाइल किया जाए ये ऑर्डर दे दिया। जबकि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 293A है, सेक्शन 293 है, और वो सेक्शन 293 कहता है कि किसी भी केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी पर कोई सिविल सूट फाइल नहीं हो सकता इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के तहत। तो कैलकाटा हाई कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई हमने तो लॉ के बिल्कुल वायलेशन में ही ऑर्डर बना दिया।
तो फिर उन्होंने उस ऑर्डर को रिकॉल किया, वापस लिया और कहा कि नहीं, हम इस ऑर्डर को करेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये कलकत्ता हाई कोर्ट का जो एक्ट है अपने ऑर्डर को रिव्यू करने का, ये करेक्ट कहलाएगा? ऑफ कोर्स हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। यस, अगर उन्हें कोई न्यू या इंपोर्टेंट मैटर डिस्कवर होता है, कोई मिस्टेक या एरर अगर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड एपरेंट है, या कोई अदर सफिशिएंट रीजन है, जैसे यहां पर ऑन द फेस कलकत्ता हाईकोर्ट को दिख रहा है कि हमसे एक मिस्टेक हो गई है, इनकम टैक्स एक्ट का हमने वायलेशन करते हुए ये ऑर्डर पास कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ऑर्डर को यहां रिकॉल किया। तो सिंस उन्होंने एक ऑन द फेस जो एपरेंट एरर है उसको करेक्ट करने के लिए अपने ऑर्डर को जो रिकॉल किया, जैसे 293 के प्रोविजंस के इन लाइन, और उसका वायलेशन इनफैक्ट उनके पार्ट पर नजर ना आए, तो ये एक्शन कलकत्ता हाई कोर्ट का बिल्कुल वैलिड कहलाएगा, क्योंकि रिव्यू की पावर इस तरह के केस में उनके पास होती है। तो सुनील वासुदेवा एंड अदर्स वर्सेस सुंदर गुप्ता एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर बेस्ड ये केस आपको ये दिया गया था। आई अपील्स एंड रिवीजन में जो रिवीजन वाला पार्ट है, मैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अब आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। और मैंने पहले भी कहा था कि रिवीजन एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, वहां पर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जनरली वो रिपीटेटिव नेचर के आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे। देखते जाइए। द असेसमेंट ऑफ साउथ वेस्ट बैंक लिमिटेड फॉर EY 1718 was made under section 143(3) on 30th November 2018, allowing deduction under section 36(1)(7)(a) on account of provision for doubtful debt and deduction in respect of foreign exchange rate difference as claimed in the return of income. Subsequently, the assessing officer initiated reassessment proceedings under section 147 in respect of the deduction under section 36(1)(8) for special reserve created by the bank. The order under section 147 was passed on 31st December 2020. Later, the principal commissioner, after examining the record of assessment, initiated revisionary proceeding under section 263 by issue of show cause notice to bank and passed an order under section 263 on 31st August 2021 for disallowing in part deduction under section 36(1)(7)(a). ठीक है, and deduction for foreign exchange rate difference. Yes, my dear friends. तो जो एओ ने 30th नवंबर 2018 को ऑर्डर पास किया था, उसमें जो उन्होंने ब्लंडर किए थे एओ ने, एक्चुअली उनको करेक्ट करते हुए कमिश्नर ने जो रिवीजन ऑर्डर है वो पास किया, बट द बैंक क्लेम्ड दैट द ऑर्डर पास्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर सेक्शन 263 इज बार्ड बाय लिमिटेशन, एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द क्लेम ऑफ द बैंक। याद कीजिए फ्रेंड्स, सेक्शन 263 में जो टाइम लिमिट है वो क्या है? ऑर्डर साउट टू बी रिवीजन, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में पास हुआ होगा उस ईयर के क्लोज होने से 2 इयर्स। यहां पर क्या ये जो ऑर्डर 36(1)(8) की डिडक्शन को डिसअलाउ करने वाला रीअसेसमेंट का पास हुआ, क्या इसको रिवाइज करने की बात हो रही है? ना, रिवीजन में 36(1)(8) का मैटर नहीं है, बल्कि 36(1)(7)(a) और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफरेंस की डिडक्शन मांगी गई है वो वाला ऑर्डर जो पास हुआ है उससे रिवाइज करने की यहां जरूरत पड़ रही है। और वो देखो जरा, 30th नवंबर 2018 मतलब 1819 ना, और 1819 के क्लोज होने से अगर आप 2 इयर्स लेंगे तो वो 31st मार्च 2021 को निकल चुके हैं, और कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर की आंख कब खुल रही हैं? तो 31st अगस्त 2021 को। तो सर्टेनली इस केस में बैंक का जो क्लेम है वो क्लेम यहां पर करेक्ट है, बैंक का जो क्लेम है वो यहां करेक्ट है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही बात कही, एलेगेंद्रन फाइनेंस लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि टाइम लिमिट लेटेस्ट ऑर्डर वाले ईयर से 2 इयर्स ऑलवेज नहीं बन जाएगी, ऑर्डर साउट टू बी अमेंडेड जिस ईयर में पास हुआ होगा वहां से 2 इयर्स कहलाएगी। और फ्रेंड्स इस केस में वो ऑर्डर साउट टू बी अमेंडेड जो पास हुआ था वो यहां पास हुआ था, यहां से 2 साल यार निकल चुके हैं, उसके बाद अगर कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है तो डेफिनेटली वो टाइम बार्ड है, इसीलिए बैंक का ये जो क्लेम है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए, और अच्छा एक सेक्शन जिस पर बार बार क्वेश्चन एग्जामिनर देते आए हैं मैं उसमें अब आपको ले आया।
ये देखिए friends, Arhant Limited filed an appeal to the Commissioner Appeals against the order of assessment made by the assessing officer. The appeal was allowed by the Commissioner Appeal. The assessee later found that he was entitled to deduction of rupees 30,000 as bad debt under section 31(7), which he had forgotten to claim, and the related amount was also not allowed by the AO in the course of assessment. Further, the issue of deduction was not raised by the assessee in appeal before the Commissioner Appeals, and hence it was also not considered by him in the said appeal. Subsequently, Arhant Limited applied to Commissioner for revision to section 264 of the Act to allow such deduction. Examine the power of Commissioner to grant relief to the assessee under section 264 in such case. जिस दिन assessee ने ईओ के असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में सीआईटी अपील के पास अपील कर दी, बस यहीं पर 264 का स्कोप खत्म। यहीं पर माय डियर फ्रेंड्स 264 एओ के उस ऑर्डर के अगेंस्ट में पॉसिबल ही नहीं है। याद कीजिए सेक्शन 264 में मैंने इस बात पर स्ट्रेस भी दिया था। और जस्ट एडिशनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी, नहीं भी केस लॉ की अगर नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉ से इजीली यहां पर इसे आंसर कर सकेंगे। जिस दिन असेसी ने सीआईटी बिल के पास अपील कर दी किसी भी इशू पर, तो वहीं पर चीफ कमिश्नर के लिए ये रेस्ट्रिक्ट हो गया कि अब वो उस ऑर्डर को इस सेक्शन में टच नहीं कर सकते, चाहे इशू डिफरेंट ही क्यों ना हो। तो इस केस में कमिश्नर अपना 264 का जो रिविजनरी जुरिडिक्शन है वो कोई भी डिडक्शन अलाउ करने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आइए एक और फेवरेट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूं, बार बार एग्जाम में जो एग्जामिनर आपको देते आए हैं। यस, देखिए जरा इस क्वेश्चन को। द असेसमेंट ऑफ AUM एंटरप्राइजेज एन अ पार्टनरशिप फर्म for the assessment year 22-23 was made under section 143(3) on 31st July 2022. The assessing officer made two additions to the income of the assessee, which is first, addition of rupees 3 lakhs under section 40A(1)(a) due to non-furnishing of evidence of payment of TDS, and second, addition of rupees 8 lakhs on account of unexplained cash credit. Now, the assessee contested addition on account of unexplained cash credit in appeal to the CIT appeal. The appeal was decided in Jan 22 against the assessee. Now, the assessee approached you for your suggestion as to whether it should apply for revision under section 264, revision to CIT under section 264, or rectification to the EO under section 154 as regards disallowance under section 40A(1)(a). एडवाइस, क्या एडवाइस देने वाले हो आप एसएससी को? अभी मैंने आपको रिकॉल कराया कि जिस दिन ईओ के असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने अपील कर दी, चाहे मैटर कोई भी हो, उसी दिन हम कहेंगे 264 के रिवीजन का स्कोप आपका खत्म। बेटर होगा आप सीआईटी के पास 264 में रिवीजन एप्लीकेशन लेकर ना जाएं, क्योंकि इनकी ताकत नहीं है कि वो आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करके आपको ऑर्डर बना दें। ठीक है, हाँ, लेकिन रेक्टिफिकेशन वाली सेक्शन में कंसेप्ट ऑफ पार्शियल मर्जर अडॉप्ट किया गया है। वहां अगर इशू डिफरेंट है तो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। यस, तो हम यहां सेक्शन 154 के लिए एसएससी को रिकमेंड करेंगे कि वहां पर आपके लिए स्कोप है, वहां आप जा सकते हैं। 154 में बेसिकली उस ऑर्डर, उस इशू का रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है जो आपने अपील में रेज नहीं किया। तो ये जो सेकंड इशू है जिसको आपने अपील में रेज नहीं, जो ये फर्स्ट इशू है जो आपने अपील में रेज नहीं किया है, अगर ये मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है तो आप इसके रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। ये आपके लिए यहां पर पॉसिबल होगा। आप आंसर देखोगे उसमें यही चीजें आपको फ्रेंड्स लीगल पोजीशन के बाद देखने को मिलेंगी। तो ये जो केस है इसमें AUM एंटरप्राइजेस ईओ के पास में रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन AUM एंटरप्राइज रिवीजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, करेंगी भी तो अभी कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यही हम AUM को यहां पर रिकमेंड और अपनी एडवाइस देंगे। आइए जरा मैं अब एक और अच्छा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रखता हूं दिसंबर 21 का, काइंडली ये देखिएगा। क्या यहां पर दिया गया, निखिल एन इंडिविजुअल फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 18-19। देखिए क्या यहां पर गिवन है,
Nikhil, an individual, furnished his return of income for assessment year 1819, declaring income of rupees 80,000 from short-term capital gains on sale of shares and paid tax thereon at 15%. The assessing officer issued intimation under section 143(1) accepting the return of income, but however levied tax at the rate 30% on such income. The assessee filed an application under section 154 claiming that the erroneously uh, he erroneously offered to tax the gains arising on sale of shares as short-term capital gains instead LTCC, STT paid, which are exempt from tax. The assessing officer passed a rectification order allowing relief in part by computing tax under section at the rate 15%, but refused to grant the refund on the ground that it was not claimed in the return of income furnished and the issue was beyond the ambit of section 154. Thereafter, the assessee furnished a revision petition to section 264, which was rejected by the Commissioner of Income Tax on the plea that the scope of section 154 of the IT Act was limited and had to be strictly based on the return of income furnished, and the intimation under section 143(1) was not an order and not accessible to revisionary jurisdiction. Is the rejection of revision petition under section 264 by the CIT is valid? तो पहले आपको केस क्लियर होना चाहिए। यहां पर जो ये हमारे एसएससी है निखिल, बेसिकली उन्होंने रिटर्न में एक कैपिटल गेन ऑफर किया, ठीक है, एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसे ऑफर किया, 111 ए में 15% का टैक्स जमा करा दिया। एओ ने प्रोसीडिंग्स में उसे नॉर्मल गेन की तरह ट्रीट किया और 30% से जो टैक्स है वो उस पर लगा दिया, 111 ए वाला नहीं, नॉर्मल गेन की तरह ट्रीट किया, 30% टैक्स लगा दिया। एसएससी ने ईओ के पास रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दी और कहा कि ये तो गेन ही टैक्सेबल नहीं है, 1530 तो दूर की बात, हमने जो टैक्स पे किया था वो भी हमें रिफंड किया जाए। ईओ ने रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास तो किया, लेकिन पास करने के बाद में 15% पर एग्री किया, रिफंड देने से मना कर दिया क्योंकि रिफंड आपको रिटर्न में क्लेम करना चाहिए था। बाद में एसएससी आ गया कमिश्नर के पास में, 264 में रिवीजन एप्लीकेशन में कमिश्नर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे फेवर में ऑर्डर पास कीजिए, तो कमिश्नर ने कहा ना 143(1) ऑर्डर नहीं है, इसीलिए हम 264 में रिवीजन नहीं कर सकते। तो क्या कमिश्नर का ये स्टैंड यहां पर करेक्ट कहलाएगा? इशू बस केवल और केवल ये डियर फ्रेंड्स यहां पर अराइज होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इशू बस केवल और केवल यहां पर यही अराइज होता है कि भाई जो 143(1) की इंटीमेशन है वो 264 में रिवाइज की जा सकती है क्या, वो 264 के लिए रिवीज वो ऑर्डर की तरह ली जा सकती है क्या? तो 264 क्या कहता है कि हाँ नो डाउट कमिश्नर किसी ऑर्डर को, बस 263 वाले ऑर्डर को छोड़कर बाकी 264 में कोई भी ऑर्डर रिवाइज हो सकता है। अब जुडिशरी का क्या यहां पर कहना है कि देखो 264 में टर्म यूज की गई है एनी ऑर्डर, तो यहां पर अगर कोई एरर हुई है, अगर एसएससी से कोई गलती अगर हो गई है तो उसका रेक्टिफिकेशन होना बनता है, एओ को रेक्टिफिकेशन करके जो रिफंड बनता था वो देना चाहिए था, अगर एसएससी से कोई गलती हो गई है तो, और अगर एओ नहीं उस गलती का सुधार कर रहा है तो अब सबऑर्डिनेट अथॉरिटी की उस गलती पर हायर अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है कि वो उसे करेक्ट करें। तो यहां एक बेहतरीन जो बात है वो केवल ये है कि 264 के पर्पसेस के लिए जो 143(1) की इंटीमेशन है वो एक ऑर्डर की तरह ट्रीट की जाएगी। ये बात बस आपने कंसीडरेशन में मेनली लेकर चलनी है। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर यहां इस केस में ईओ की ड्यूटी है कि वो एसएससी को असिस्ट करे मैटर ऑफ टैक्सेशन में, उनके लिए कोई भी मिस्टेक अगर उनसे हो गई है तो अनड्यू फायदा ना लें, उनकी ड्यूटी है कि वो एसएससी को गाइड करें, लेकिन ऐसा तो ईओ के लेवल पर हुआ नहीं। तो यस द कमिश्नर इंस्टेड ऑफ merely examining whether the intimation was correct based on the material then available
ought to have examined the material in the light of the CBT circular. The rejection of revision petition is therefore not valid. तो इस पूरी केस स्टडी का जो क्रक्स है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो केवल और केवल इतना सा है। तो हम ज्यादातर स्टूडेंट से गलती क्या हुई कि सर 143(1) की तो 143(1) की जो इंटीमेशन है वो तो असेसमेंट ऑर्डर में नहीं आती, और हाँ 264 में लिखा है कि कमिश्नर केवल ऑर्डर का रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए कमिश्नर ने रिवीजन पिटीशन एक्सेप्ट नहीं की, तो ये तो एक्ट उनका सही है। लेकिन नहीं डियर फ्रेंड्स, जो एसएससी से कोई मिस्टेक अगर हो गई कि भाई रॉन्गली इनकम उन्होंने ऑफर कर दी, ईओ की ड्यूटी थी कि वो करेक्ट करते, लेकिन उन्होंने तो और ग्रेटनेस दिखाई, ज्यादा रेट से इनकम टैक्सेबल बनाई। फिर बाद में एसएससी ने अगर रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया तो ईओ को उनको फेवर करना चाहिए था। ईओ रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन लागू कर रहे हैं लेकिन रिफंड से मना कर रहे हैं। इसकी वजह से एसएससी को कमिश्नर के पास आना पड़ा, तो कमिश्नर ऑर्डर टर्म पकड़कर नहीं बैठ जाएंगे। यस, यहां पर बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यस 264 के लिए 143 की जो इंटीमेशन है वो एक ऑर्डर की तरह ली जाएगी, और कमिश्नर उस केस में 264 करेंगे, उनकी ड्यूटी अराइज होगी। राइट आइए जरा अब मैं कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको लेकर बढ़ना चाहता हूं। देखिए क्या यहां पर कहा गया, असेसमेंट ऑफ भजन लिमिटेड वाज कंप्लीट अंडर सेक्शन 143(3) विद एन एडिशन ऑफ ₹15 lakhs टू द रिटर्न्ड इनकम। द सस्सी कंपनी प्रेफर्ड अपील बिफोर द सीआईटी अपील्स व्हिच इज पेंडिंग नाउ। इन दिस बैकड्रॉप आंसर द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन फ्रेश इंफॉर्मेशन दैट देयर वाज एस्केपमेंट ऑफ इनकम फॉर द सेम असेसमेंट ईयर, can the assessing officer initiate reassessment proceedings when the appeal is pending before commissioner appeals? अरे जो अपील होती है वो तो ऑलरेडी जो हो चुका होता है उस पर चल रही है, और अगर कोई फ्रेश इंफॉर्मेशन अगर मिली है जिसकी वजह से ये अगर रीअसेसमेंट करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। हाँ, रीअसेसमेंट में कोई लिमिटेशन इस तरह की नहीं है, वहां पर भी कंसेप्ट ऑफ पार्शियल मर्जर जनरली चलता है, तो ये मैं कहूंगा बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन दूसरी बात, दूसरी सिचुएशन देखो, कैन द असेसिंग ऑफिसर पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 154 फॉर रेक्टिफिकेशन मिस्टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यूज नॉट बीइंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील? यस, वहां भी कंसेप्ट ऑफ पार्शियल मर्जर है फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन ये देखो, कैन द असेसी कंपनी सीक रिवीजन अंडर सेक्शन 264 इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स अदर देन दोस प्रेफर्ड इन अपील? देन आंसर इज नो, क्योंकि 264 में कंसेप्ट ऑफ टोटल मर्जर है, एक भी इशू पर अगर अपील में चले गए तो फिर वहां 264 पॉसिबल नहीं है। And finally, can the commissioner make a revision under section 263 both in respect of matters covered in appeal and other matter? हम क्या कहेंगे, अदर मैटर पर 263 पॉसिबल है, लेकिन जो अपील की सब्जेक्ट मैटर बने हुए मैटर्स है उन पर वो रिवीजन नहीं कर सकते, तो इस पर 263 पॉसिबल नहीं है। राइट, हाँ, क्योंकि फिर तो अथॉरिटीज के व्यूज में कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाएगा। संपत लाल छोड़ दिया कि केस में मद्रास हाई कोर्ट ने भी यही बात कही, तो जिन मैटर पर अपील चल रही है आप उनको रिवाइज नहीं करोगे, राइट, लेकिन जो अदरवाइज इश्यूज है उन पर 263 में रिवीजन पॉसिबल होगा। यस, उन पर रिवीजन पॉसिबल हो पाएगा। तो अपील्स रिवीजन से रिलेटेड जो भी बेहतरीन ऑल क्वेश्चंस थे, वो ऑल 15 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि हमने डिस्कस कर लिया। आइए अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज की पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैं वो आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। काइंडली देखिए, तो आपको बस ये बताना है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो करेक्ट है क्या? क्या Central Board of Direct Taxes issues orders, instructions and directions to other income tax authorities as it may deem fit, which has to be compulsorily followed by them. यहां अगर कमिश्नर अपील वो अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी है तो आप जैसा फिट फील करे वैसा डायरेक्शन उसे नहीं दे सकते, वो बाउंड नहीं होगा, वो केवल उसी इंस्ट्रक्शन से बाउंड होगा जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होगा, वो ऐसी इंस्ट्रक्शन से बाउंड नहीं होगा जो उसकी एपलेट फंक्शंस की डिस्क्रिप्शन को इंटरफेयर करेगा। हाँ, सीआईटी बिल को छोड़ दो, बाकी सभी इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए आपका स्टेटमेंट सही है, वो आपके सारे इंस्ट्रक्शन से बाउंड है। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये मैं क्या बोलूंगा, पार्शियली करेक्ट है। यस, 119 के अकॉर्डिंगली बोर्ड अदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कोई भी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शन जो फिट फील करे वो दे सकते हैं और वो अदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को फॉलो करनी होती है, लेकिन
हाँ, 119 के प्रोविजो में आप ऐसा और इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन सीआईडीबी को नहीं दे सकते जो उनकी एप्लेट डिस्क्रिप्शन को इंटरफेयर करे, उससे वो बाउंड नहीं कहलाएगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन का रुख कर ले। देखिए, JKL Limited filed its return of loss for the assessment year 22-23 on 10 January 2023 beyond the time prescribed in section 139(3), declaring a total loss of rupees 15 lakhs. It approaches you for advice regarding the course of action to be taken to secure the benefit of carry forward of the business loss for set off against future profits. Advise the company suitably in this matter. अरे, जहां पर लॉस का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इस केस में याद करो रिवीजन सेशन में हमने ये रिफ्रेश कर रखा है ना कि वो अथॉरिटी जो आपके पार्ट पर डिले को कंडोन कर सकती है वो कौन है, चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ना। तो हमारी तो एडवाइस JKL लिमिटेड को यही होगी कि आप चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के पास में अप्लाई करें, कंडोनेशन पिटीशन फाइल करें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, मैं याद दिला दूं आपको जरा सेक्शन 131 के बारे में। सेक्शन 131 में समन इशू करने की पावर है ना जो इनकम टैक्स अथॉरिटी को दी गई है। यस, वो डिस्कवरी और इंस्पेक्शन मतलब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो किसी पर्सन की अपने ऑफिस अटेंडेंस रिक्वायर करने के लिए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह की प्रोडक्शन को कंपेल करने के लिए, वो कमीशन इशू करने के लिए, ये जो पावर है वो 131 की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब देख रहे हैं इस केस में क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन दैट द मिस्टर एक्स इज इन द पोजीशन ऑफ अनअकाउंटेड कैश ऑफ 50 lakhs issued orders by invoking power vested by him as per section 131 of the IT Act for its seizure. Is the order of seizure of cash issued by the director general of IT correct ना? 131 में सीजर की पावर थोड़ी ना है, सेक्शन 131 में सीजर की पावर थोड़ी ना है। यहां आप जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते थे, यहां पर सीजर की पावर थोड़ी ना है, तो हम कहेंगे यहां पॉसिबल नहीं है, ये सही नहीं है। इफ नॉट, does the director general of income tax have any other power to seize such case? yes, section 132 में जहां सर्च एंड सीजर की पावर है वहां डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स एलिजिबल हायर अथॉरिटी है, वो अपने सबऑर्डिनेट से उस केस को सीज कराने की उसे डायरेक्शन दे सकते हैं। तो 132(1) हम कहेंगे करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन कहलाएगा। तो ये केस फिट केस बन सकता है सर्च वारंट इशू करने का डायरेक्टर जनरल के लिए। तो मतलब इस केस में 131 फ्लॉप हो जाएगा, 132 से ये पॉसिबल बन पाएगा। आइए एक इजी सा क्वेश्चन मैं रखता हूं आपके सामने। नवंबर 2015 में जो एग्जाम में आपको दिया गया था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर सर्टेन असेट्स आर फाउंड टू बी इन पोजीशन ऑफ द पर्सन हुज प्रोवाइसेस आर सर्च्ड, व्हाट आर द रिबटेबल प्रिजम्पशंस रिगार्डिंग दोस आइटम्स। तो कौन कौन सी प्रिजम्पशंस है याद करो जरा फ्रेंड्स, कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स असेट्स एसएससी के मिले हैं वो उसी से बिलोंग करते हैं, जो भी उसके कंटेंट है वो ट्रू एंड करेक्ट है, सिग्नेचर या कोई भी अदर पार्ट ऑफ बुक जिसकी भी हैंडराइटिंग में अपीयर हो रहा है वो उसी की हैंडराइटिंग में है, डॉक्यूमेंट स्टाम्प्ड एग्जीक्यूटेड अटेस्टेड जिससे अपीयर हो रहा है उसी ने एग्जीक्यूटेड अटेस्ट किया है। हाँ, ये प्रिजम्पशन से ही तो हमने 132 में रिफ्रेश की थी। और एक फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का मैं और आपके सामने रखता हूं, 132 जब हमने रिफ्रेश किया था तब ये सारी केस स्टडी आपको मैंने वहां बताई थी, लेकिन अब देखिए किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। Consequent to a search in the premises of Mr. Manav, some gold bars were seized from the locker. Manav voluntarily disclosed some income during the course of search. In order to remove his liability to pay interest under Section 234B and C, the assessee filed an application for sale of gold bars and adjustment of tax liability on undisclosed income out of the sale proceeds while assessment was still pending. Based on the provisions of applicable sections and court rulings, discuss whether the SASI can do so, then answer is no. याद करो हेमंत कुमार सिंधी का केस, माय डियर फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट का हमने जो लास्ट मतलब रिवीजन सेशन में जो रेफर किया था, याद आना चाहिए आपको। वहां बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या इनको समझाया कि सुनो 132B में जो भी चीजें हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि या तो जो भी सीज्ड चीजें, जो भी सीज्ड थिंग्स है वो एक तो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी
रिकवर करने के लिए उन्हें सेल किया जा सकता है, मतलब जो भी सीज्ड मनी असेट्स वगैरह होते हैं उनसे एक तो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी रिकवर हो सकती है। एग्जिस्टिंग लायबिलिटी मतलब क्रिस्टलाइज्ड बाय एडजुडिकेशंस, मतलब डिटरमाइंड बाय डिपार्टमेंट। और या फिर जो असेसमेंट के कंप्लीशन पर 153A में असेसमेंट के कंप्लीशन पर इंक्लूडिंग ईयर ऑफ सर्च जो डिटरमाइंड होगी, तो वो तो जाहिर सी बात है कि जब तक असेसमेंट नहीं हो जाता तब तक क्रिस्टलाइज हो ही नहीं सकती। हाँ, असस्ती के लिए ये ओपन है यहां कि अगर वो नेचर एंड सोर्स एक्सप्लेन कर सकता है तो वो उस उन गोल्ड बार्स के रिलीज कराने के लिए अप्लाई कर दे विद इन 30 डेज मंथ ऑफ सीजर के क्लोज होने से। लेकिन लेकिन यहां पर मानव अगर ये कहते हैं कि जो गोल्ड बार्स आपने मेरे यहां से सीज किए इनको बेच दो और जो कंसीडरेशन आए वो मेरी इनकम पर मेरा टैक्स का पेमेंट मान लो मैं इसे इनकम के तौर पर ऑफर कर दूंगा, जिससे मेरा 234B और सी का इंटरेस्ट बच जाएगा, तो ये जो क्लेम है ये यहां पर मानव का सस्टेनेबल नहीं होगा, ये यहां पर पॉसिबल मानव के लिए नहीं कहलाएगा। ओके, आइए एक और रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन की बात हो जाए। अ सर्च as per section 132 of the act was conducted on 2nd January 22 and cash of rupees 40 lakhs was seized. The assessee moved an application on 30th January 22 to release such cash after explaining sources thereof, which was turned down, that is rejected by the department. The assessee seeks your opinion on the following issues. Can the department withhold the explained money? If yes, then to what extent and up to what period? My dear friends, अगर assessee ने मंथ ऑफ सीजर के क्लोज होने से 30 डेज में अगर अप्लाई कर दिया है, जनवरी मंथ के क्लोज होने से 30 डेज में आप देखो 20 डेज फरवरी में चले जाएंगे, 2 डेज मार्च में, तो 2 मार्च 2022 वो टाइम लिमिट बन रही है जिस तक एसएससी रिलीज कराने के लिए अप्लाई कर सकता है। एसएससी ने टाइमली मतलब अप्लाई कर दिया है और उसका सोर्स भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर उस केस में डिपार्टमेंट कब तक और कितना विद होल्ड कर सकता है? एग्जिस्टिंग लायबिलिटी तक, जितनी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी होगी उस तक वो उन्हें रिटेन कर सकता है और उसके एक्सेस जो भी है वो 120 डेज, सर्च के लास्ट ऑथराइजेशन के एग्जीक्यूशन से 120 डेज में उसे रिलीज करना एओ की ड्यूटी होगी। तो फ्रेंड्स हाँ, इस केस में जो 132B कहता है उसके अकॉर्डिंगली एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद में जो भी एक्सेस एक्सप्लेन्ड असेट है विद इन 120 डेज रिलीज करना एओ की ड्यूटी यहां पर बनती है। तो इस केस में अगर एसएससी ने इस डेट पर अप्लाई किया है, मतलब विद इन 30 डेज उन्होंने अप्लाई कर दिया है, आप एग्जिस्टिंग लायबिलिटी रिकवर कर सकते हो, उतना रिटेन कर सकते हो उस केस से, बैलेंस तो विद इन 120 डेज रिलीज करना यहां पर बनता है। ठीक है, अच्छा आइए जरा 133 से रिलेटेड क्वेश्चन में रखता हूं आपके लिए। क्या यहां पर दिया गया, द असेसिंग ऑफिसर इशूड नोटिसेस अंडर सेक्शन 133 to 4 banks requiring particulars relating to a customer in a specific format duly verified in the prescribed manner. One of the banks refused to part with मतलब to make available, refused to part with the information on the ground that the letter didn't specify about any proceeding pending against the said customer under the IT Act. Discuss the correctness of the action of the bank in refusing to furnish the particulars as required by the assessing officer. फ्रेंड्स केवल इस वजह से बैंक अगर रिफ्यूज कर रही है, क्या उन्होंने क्या ग्राउंड लिया यहां पर, क्योंकि लेटर में ये नहीं लिखा कि हमारे उस कस्टमर पर इनकम टैक्स एक्ट में प्रोसीडिंग्स कोई पेंडिंग चल रही है, तो हम क्यों इंफॉर्मेशन दें? तो मतलब 133 में जो इंफॉर्मेशन है वो केवल और केवल अगर उस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग होगी तो ही एक्सरसाइज हो सकती है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अगर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो बैंक से एसएससी का अकाउंट स्टेटमेंट मांगा ही जा सकता है, लेकिन अगर प्रोसीडिंग अगर नहीं भी उस कस्टमर की, उस पर्सन की पेंडिंग चल रही है तो केवल इंक्वायरी करने के लिए भी एओ जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो मांग सकता है। हाँ, बस उनकी ड्यूटी है कि वो कमिश्नर या डायरेक्टर से अप्रूवल ले लें, याद है आपको? हाँ, और वो भी ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर अगर एओ की भूमिका निभा रहे हैं तो उनके लिए तो वो अप्रूवल भी जरूरी नहीं है। तो बैंक अगर केवल ये कहती हैं कि भैया प्रोस लेटर भी नहीं लिखा कि हमारे कस्टमर के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है इसलिए हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो ये बैंक का जो एक्शन है इस ग्राउंड पर वो हम कहेंगे करेक्ट नहीं कहलाएगा। हाँ, ये तो लीगल पोजीशन बस आपको दी गई है फ्रेंड्स। यहां पर इस केस में
असेसिंग ऑफिसर सर्टेनली जो नोटिस है वो किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन के लिए इशू बैंक को कर सकता है, चाहे भली प्रोसेसिंग पेंडिंग ना हो, प्रोवाइडेड कि उसने जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे जो अप्रूवल है वो ले ली हो। तो डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट प्रिंसिपल डायरेक्टर साथ चलते हैं, कमिश्नर के साथ पूरी इनकम टैक्स में प्रिंसिपल कमिश्नर साथ चलते हैं। आपको पता होना चाहिए फाइनेंस एक्ट 2014 से ही लॉ मेकर्स ने ये कहा पूरे एक्ट में जहां कमिश्नर लिखा होगा इंटरप्रेट करना कमिश्नर ऑब्लिक प्रिंसिपल कमिश्नर से। ठीक है, पैरेलल पोस्ट क्रिएट की गई। चलिए आइए जरा फ्रेंड्स आगे आपको लेकर चलता हूं मैं, और सर्वे की पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने आइए रखता हूं। द असेसिंग ऑफिसर सर्वेड अ पॉपुलर सिनेमा हॉल बाय नेम थ्रिलर which is within his jurisdiction at 12 o'clock in the midnight for collecting information which may be useful for the purposes of the IT Act. The concerned cinema hall is kept open for business every day between 9 p.m. and 1 a.m. The owner of the cinema hall claims that the AO couldn't enter his business premises after sunset and at the late in the midnight. The assessing officer wanted to take away with him the books of accounts kept at the premises of the cinema hall, examine the validity of the claim made by the owner of cinema hall and the proposed action of the assessing officer. पहले तो सिनेमा हॉल के ओनर की बात करते हैं, उनका क्लेम बिल्कुल गलत है। पहले तो सबसे पहले हम यहाँ सिनेमा हॉल के ओनर की अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो सिनेमा हॉल के ओनर का क्लेम इनकरेक्ट है, वो क्लेम वैलिड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन पर इनकम टैक्स अथॉरिटी बिजनेस आवर्स में एंटर कर सकती है, और आपके जो बिजनेस आवर्स है वो रात को 9 बजे से 1 बजे तक के हैं, और उसी के बीच में 12 बजे अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी दैट इज एओ ने अगर सर्वे किया तो कोई गलत नहीं किया। दूसरा, एओ अपने साथ बुक्स ले जाना चाहता है, हाँ ले जा सकता है, बस रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड कर ले। 15 वर्किंग डेज से ज्यादा के लिए रिटेन करना है तो वो कमिश्नर या इससे हायर अथॉरिटी, मतलब कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल में से किसी की भी अप्रूवल ले ले तो उनके लिए बुक्स को अपने साथ ले जा पाना पॉसिबल होगा। ये सारी बातें फ्रेंड्स आपको मैंने जब 133 ए रिवीजन सेशन में रिफ्रेश कराया था तब ये बातें आपके सामने वहां रखी भी थी। तो सिनेमा हॉल के ओनर का जो ये क्लेम है वो क्लेम हम कहेंगे नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, और एओ का जो एक्ट है इंपाउंड एंड रिटर्न करने वाला बुक्स को वो रीजंस पहले रिकॉर्ड करेंगे, और 15 डेज एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज मतलब 15 वर्किंग डेज से ज्यादा रिटेन करना चाहते हैं तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा जब तक वो इनमें से किसी की अप्रूवल ना ले लें। तो अप्रूवल लो फिर उसके बाद में रिटेन करो, चलेगा। और जरा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 133 बी पर बेस्ड जो मैंने आपको दिया हुआ है, क्या यहाँ इंस्टीट्यूट ने कहा एन असिस्टिंग ऑफिसर एंटर्ड अ होटल premises run by a person in respect of whom he exercises jurisdiction at 8 p.m. for the purpose of collecting information which may be useful for the purpose of the act. The hotel is kept open for business every day between 9 a.m. to 9 p.m. The hotelier claims that the assisting officer could not enter the hotel after sunset. The assisting officer wants to take away with him the books of accounts kept at the hotel, examine the validity of claim made by the hotelier and the proposed action of the assisting officer with reference to the provisions of section 133b of the IT Act. अब यहां तो लिख दिया कि आपको सेक्शन 133b के रेफरेंस में आंसर देना है। तो 133बी में तो आपको पता है कि केवल बिजनेस आवर्स में ही असेसिंग ऑफिसर एंटर कर सकते हैं, वहां सनराइज सनसेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहां पर जो अगर होटलियर कह रहे हैं कि आफ्टर सनसेट नहीं आ सकते तो ये गलत है। यहां पर जो होटलियर का क्लेम है वो बिल्कुल इनवैलिड है, वो क्योंकि 133बी में बिजनेस आवर्स में एओ आ सकते हैं, और बिजनेस आवर्स जो होटलियर के हैं उसी में एओ ने एंटर किया है, तो होटलियर का क्लेम इनवैलिड है। अब एओ चाहता है कि मैं बुक्स अपने साथ ले जाऊं, 133बी में आप कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, बुक्स वगैरह कुछ भी आप अपने साथ में लेकर नहीं जा सकते। यहां तो केवल बोर्ड के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन है वो वहां के अवेलेबल पर्सन से आप कलेक्ट करके ले जा सकते हैं, बुक्स वगैरह आप साथ में नहीं लेकर जा सकते। तो एओ का जो प्रपोज्ड एक्शन है वो यहां पर वैलिड नहीं कहलाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, और होटलियर का भी जो क्लेम है वो यहां पर सही नहीं माना जाएगा। राइट तो अब मैं एक चीज आपको बस कंपेयर कराना चाहता हूं। आप देखिए यहां जो केस है
इस क्वेश्चन में भी लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, और लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ द आईटी एक्ट। एक टर्म है जो फ्रेंड्स सेक्शन सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगी। हालांकि इस क्वेश्चन में तो इंस्टीट्यूट ने खुद लिख दिया था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 133 बी के हिसाब से हमने आंसर बना दिया। अगर नहीं लिखते तो क्या यहां पर सर्वे के सेक्शन 133 ए को यूज करते हम? नहीं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये वर्ड्स तो जनरल है। एक टर्म है जो सेक्शन सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगी। अगर क्वेश्चन में सर्वे टर्म अगर आपको देखने को मिल जाए तो बस यही फाइनल हो जाएगा कि ये 133 ए का केस है। ओके, आप ऐसे क्वेश्चन को 133 ए के हिसाब से आंसर करेंगे, और जहां पर सर्वे टर्म आपको नजर ना आए तो भले ही ना भी लिखा हो तभी भी आप उस केस को 133 बी से ही हैंडल करेंगे। तो ये आपने एक बात जरूर जरूर कैरी करनी है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, हमने अपील्स रिवीजन अथॉरिटीज पावर से रिलेटेड जो भी ऑल क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस यहां पर कर ली है। आइए मैं एक काम करता हूं, पेनल्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। पेनल्टीज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है वो तो आपको पता है, हम ये सारा रिफ्रेश करके आ चुके हैं लास्ट रिवीजन सेशन में, है ना। तो आइए जरा मैं अब पेनल्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपको एक बार प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है, क्योंकि पेनल्टीज पर भी बार बार जो क्वेश्चन है वो आपको दे दिया जाता है, केस सिनेरियो और एमसीक्यूज के भी इस पर काफी चांस बनते हैं। तो मैं पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इन्हें भी इस प्रैक्टिस सेशन का पार्ट बना लेता हूं। सबसे पहले देखिए जरा, जो हमने सेक्शन 270 ए रिफ्रेश किया था, याद कीजिए, पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम वाला, जिसमें मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के केस में पेनल्टी 200% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम लगती है। वो केस देखो पूछे गए आपसे प्लेनली जुलाई 21 में। List out the instances that are treated as misreporting of income and quantum of penalty that would be attracted in these cases। तो बस आपको वो 6 केसेस जो हमने मिसरिपोर्टिंग ऑफ इनकम वाले देखे थे ना, कि हाँ अगर असेसी ने फैक्ट्स को सप्रेस किया या रॉन्गली प्रेजेंट किया या कोई इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया या कोई एक्सपेंडिचर जो क्लेम किया वो प्रूव नहीं कर पा रहे, मतलब बोगस एक्सपेंस है, कोई फॉल्स एंट्री रिकॉर्ड किया, कोई रिसीट ही रिकॉर्ड नहीं की, या कोई इंटरनेशनल ट्रैंजेक्शन या डीम्ड इंटरनेशनल ट्रैंजेक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रैंजेक्शन को रिपोर्ट तक नहीं किया, सीए की 92 में रिपोर्ट तक लेकर नहीं फर्निश की, तो ये वो केसेस हैं जो मिसरिपोर्टिंग ऑफ इनकम के कहलाएंगे जहां पेनल्टी 200% लगती है। आइए मेनली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाते रहे हैं, तो वो मैं अब आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। Mr. Pramod, a resident individual of the age of 52 years, has not furnished his return of income for AY 2023. However, the total income assessed in respect of such year under section 144 is rupees 12 lakhs. Whether penalty under section 270 attracted in this case, and if so, what is the quantum of penalty leviable? पहले तो अगर कोई एसएससी अपनी रिटर्न फर्निश ना करे, उसका असेसमेंट हो और असेस्ड इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा निकले, तो ये पेनल्टी के लिए फिट केस कहलाता है। फ्रेंड्स यहां अंडर रिपोर्टेड इनकम की अगर हम बात करें, ससी इंडिविजुअल है, इसीलिए जो असेस्ड इनकम है उससे बेसिक एग्जामिशन लिमिट आप माइनस करोगे, ओके, और फिर जो आएगा वो अंडर रिपोर्टेड इनकम कहलाएगा, लेकिन पेनल्टी का बेस क्या बनेगा? टैक्स। तो उसके लिए आप उस अंडर रिपोर्टेड इनकम में बेसिक एग्जामिशन लिमिट फिर से रिवर्स कर दोगे, है ना, और जो टैक्स आएगा उसका 50% पेनल्टी यहां कहलाएगी। तो देखिए अंडर रिपोर्टेड इनकम की असेस्ड इनकम से बेसिक एग्जामिशन लिमिट माइनस की, लेकिन जब टैक्स निकालने की बात आई तो आपने उस 9.5 लाख को इंक्रीज कर दिया उसी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से जिसको यहां माइनस किया गया था। 12 लैक्स में 10 लैक्स पर फिक्स्ड है इतना टैक्स, 2 लैक्स पर 30%, ये टैक्स आ गया, 4% सेस आ गया, ये अमाउंट इसका 50% पेनल्टी, क्योंकि जब तक ना कहा जाए तब तक आप मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस नहीं बनाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो 50% पेनल्टी लगती है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की वो ही लगाएंगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन जो अभी तक इस सेक्शन 270 ए पर बेस्ड माय डियर फ्रेंड्स हमें देखने को मिला, जिसमें लगभग सारे केसेस कवर हो जाते हैं, वो ये जैन 21 का था। देखिए जरा, मेसर्स यूनिवर्स लिमिटेड इज अ डोमेस्टिक कंपनी, इट्स टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 वाज रुपीस 300 करोड़, मतलब आप देख रहे हैं 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो मतलब टैक्स लगाने की बात आएगी तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या बनेगा? 25%। ओके, आइए
द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द फॉर द EY 22-23। क्या पर्टिकुलर्स है कि जो इनकम है एज पर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) 8 lakhs का लॉस है। फिर प्रोसेसिंग हुई तो जो डिटर्मिनेशन हुआ 143(1)A में वो 4 lakhs का हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 143(1) में 4 lakhs के एडिशन हुए होंगे, है ना? 4 lakhs के एडिशन हुए होंगे, राइट। लेकिन क्या ये अंडर रिपोर्टेड इनकम कहलाएंगे? द आंसर इज नो, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं कहलाएंगे, इन पर पेनल्टी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग में किए गए एडिशन अंडर रिपोर्टेड इनकम में नहीं आते, उसके ओवर एंड एबव जो एडिशन होते हैं वो जो असेसमेंट में किए जाते हैं वो पेनल्टी का बेस बनते हैं। अब इनकम असेस्ड अंडर सेक्शन 143(3) क्या देखने को मिला कि लॉस 4 लाख से 70,000 रह गया। तो पक्की बात है कि असेसमेंट में 3,30,000 के एडिशन हुए होंगे। पक्की बात है ना फ्रेंड्स? ये अंडर रिपोर्टेड इनकम कहलाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, इससे एसएससी के अंडर रिपोर्टेड इनकम टोटल इनकम ट्रीट करते हुए टैक्स निकाला जाएगा। 330 पर 25% टैक्स, 4% सेस जो आएगा उसका 50% पेनल्टी के लिए लायबल बन जाएगा। फिर इनका रीअसेसमेंट हुआ, रीअसेसमेंट में अब रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। पक्की बात है कि रीअसेसमेंट में एडिशन 370 के हुए होंगे, तो ये रीअसेसमेंट में अंडर रिपोर्टेड इनकम बनेगी, राइट माय डियर फ्रेंड्स। ये रीअसेसमेंट में अंडर रिपोर्टेड इनकम बनेगी और इसका जो टैक्स बनेगा उसका 25% टैक्स, 4% सेस, उसकी 50% पेनल्टी लग सकेगी। कैन पेनल्टी बी लेविड अंडर सेक्शन 270A ऑन द मेसर्स यूनिवर्स लिमिटेड? इफ यस, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ अंडर रिपोर्टेड इनकम इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, तो मतलब पेनल्टी 50% लगनी है। एंड इफ अंडर रिपोर्टेड इनकम इज ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग तो इस पर 200% पेनल्टी लगनी। बस इतना फर्क है। टैक्स तो आप यहां पर जो निकाल कर रख लोगे उसी का 50% आपने यहां जो निकाला होगा बस उसी टैक्स की फिगर को आप सेकंड पार्ट में डबल कर दोगे। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। ये यहां पर देखने को मिलना है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप देखिए, तो असेसमेंट के टाइम पर सबसे पहले अगर अंडर रिपोर्टेड इनकम, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस नहीं है तो असेसमेंट के टाइम पर जो एडिशन हुए थे उस पर टैक्स सेस और ये बन गई टोटल फिगर, इसका 50% पेनल्टी। रीअसेसमेंट के टाइम पर जो एडिशन हुए थे उसका टैक्स सेस और इसका 50% पेनल्टी। अब जो ये टैक्स की फिगर आई है माय डियर फ्रेंड्स असेसमेंट रीअसेसमेंट के टाइम पर, बस इन्हीं को आपने उठा लेना है और मिस रिपोर्टिंग वाले केस में उन्हीं टैक्स का डबल मतलब 200 जो परसेंट पेनल्टी है वो यहां पर लगा देनी है। दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट माय डियर फ्रेंड्स। आइए जरा अब और अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी आपको। बाकी तो मैंने जब रिवीजन भी कराया था तभी भी केस स्टडीज आपके सामने रख दी थी जिससे कि आपकी माइंड में चीजें बिल्कुल अच्छे से बैठी हुई हो और आप आगे भी रिवाइज करें तो क्विकली हो पाए। देखिए जरा इस रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन को और 270AA पर बेस जो आपको दिया गया, द असेसिंग ऑफिसर हैज इनिशिएटेड द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 270A फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड लॉन्च्ड प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 276C फॉर विलफुल evasion of tax at the time of completion of reassessment of Mr. Pradeep under section 147 of the IT Act. Mr. Pradeep filed an application for the immunity from imposition of penalty and prosecution before the AO. Is he entitled to file application for immunity from penalty and prosecution under section 270A and 276C respectively before the AO? हम कहेंगे yes। हम यहाँ पर क्या इनको मतलब जो मिस्टर प्रदीप है उनको हम यही कहेंगे कि देखो लॉ में एक सेक्शन है 270 जो कहता है कि आप टैक्स इंटरेस्ट की जो डिमांड है वो पे कर देना, अपील में मत जाना। अगर आप ये दो बातें पूरी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इंटाइटल्ड हो इम्यूनिटी के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि जब आपको ईओ का ऑर्डर मिला था उससे 1 मंथ के अंदर अंदर, आपको जिस मंथ में ईओ का ऑर्डर मिला था उस मंथ के क्लोज होने से 1 मंथ के अंदर अंदर आप ये एप्लीकेशन दे देना। लेकिन ये इम्यूनिटी और अब ईओ की भी ड्यूटी बनेगी कि वो इम्यूनिटी एसएससी को ग्रांट करें। लेकिन अगर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस होगा तो उस केस को छोड़कर, बस मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के केस में इम्यूनिटी का स्कोप नहीं है ना, तो बस उस केस को छोड़कर बाकी केस में ईओ की भी ड्यूटी है कि वो इम्यूनिटी एसएससी को ग्रांट करें। आइए फ्रेंड, सर्च केस से रिलेटेड जो पेनल्टी का हमने प्रोविजन डिस्कस किया था सेक्शन 271AA भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का आपको दिया जाता रहा है।
In the course of search operations under Section 132 of the IT Act 1961 in the month of July 22, Mr. Khemka has made a declaration under Section 132(4) of the Income Tax Authority on the earning of his income not disclosed in respect of previous year 22-23. Can that statement save Mr. Khemka from levy penalty if he is yet to file his return of income for AY 23-24? हम क्या कहेंगे? देखो मिस्टर खेमका के लिए अभी इस करेंट ईयर की रिटर्न फर्निश करने का भी टाइम बचा है, उन्हें फाइल करनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इनकम वो स्टेटमेंट से डिस्क्लोज कर रहे हैं वो रिटर्न में भी डिस्क्लोज कर देंगे, टैक्स भी भर देंगे, लेकिन सब बेकार है। 30% पेनल्टी तो लगाई जा सकेगी। 271 में याद है आपको, इस तरह की बात हमने डिस्कस की थी कि सर्च के दौरान स्टेटमेंट में अगर असली इनकम दिखा दे, मैनर बता दे, प्रूफ कर दे, स्पेसिफाइड डेट तक रिटर्न फाइल कर दे, टैक्स जमा करा दे, तभी भी 30% ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम की पेनल्टी तो लगाई जा सकेगी। तो भले ही खेमका ने स्टेटमेंट में इनकम एडमिट कर ली है, लेकिन फिर भी 30% पेनल्टी तो उन पर अट्रैक्ट हो ही सकेगी। ठीक है, आप और भी लाइन ऐड कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, केवल स्टेटमेंट दिया है, तो फिर 60% तक भी पेनल्टी के लिए खेमका जी तैयार रहे। ठीक है, आइए टाइम लिमिट पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन जो आपको दिया गया नवंबर 2012 में, वो मैं आपके सामने रखता हूं। The assessing officer completed, my dear friends, देखिए the assessing officer completed the assessment of X Limited for AY 22-23 under section 143(3) on 30th December 2022. The assessing officer has initiated the proceedings for penalty under section 270A on 30th December 22. ठीक है, what is the time limit for imposition of such penalty in the following cases? First, मतलब आपको ये केसेस जो अलग अलग दिए गए हैं बताना है इनमें कि इन फैक्ट्स के बेस पर जो पेनल्टी है उसके लिए ऑर्डर कब तक पास होना है। पहला केस, एक्स लिमिटेड डिडंट कॉन्टेस्ट द असेसमेंट ऑर्डर। तो याद कीजिए, जहां पर असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जाए, वहां जिस मंथ में पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई है उस मंथ के क्लोज होने से 6 मंथ्स, राइट, 30 जून 2023 को जो एक्सपायर होंगे, और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के कंप्लीशन वाले ईयर की क्लोजिंग डेट विच एवर इज लेटर। यस माय डियर फ्रेंड्स, असेसमेंट कंप्लीट होने वाले ईयर की क्लोजिंग डेट विच एवर इज लेटर। तो मैं बोल सकता हूं इस केस में कि इन दोनों में जो भी लेटेस्ट डेट होगी वो पेनल्टी ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट यहां पर कहलाएगी, राइट। तो जो पहला केस है उस पहले केस में यही बात निकल कर आनी है, 30 जून यहां पर टाइम लिमिट पेनल्टी ऑर्डर पास करने की बन जानी है। ओके, देन सेकंड सिचुएशन देखिए, अब इन फैक्ट्स को सेकंड सिचुएशन से कनेक्ट आपको करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, इन फैक्ट्स को सेकंड सिचुएशन से कनेक्ट कीजिएगा। नाउ एक्स लिमिटेड कॉन्टेस्टेड द असेसमेंट ऑर्डर बाय फाइलिंग अपील टू द सीआईटी अपील्स। द अपील वाज डिसमिस्ड on 30th December 2023, on which date the commissioner received the appeal order। तो याद करो, या सीआईटी अपील के लेवल पर अपील खत्म हो गई, आईटीटी के पास नहीं गई है, गई होती तो बताया गया होता है ना। तो अब ऐसे केस में सीआईटी अपील का ऑर्डर सीआईटी ने जिस भी ईयर में रिसीव किया उस ईयर के क्लोज होने से 1 ईयर, याद कीजिए फ्रेंड्स, यहां एंड ऑफ मंथ से नहीं है, मैंने स्ट्रेस दिया था रिवीजन सेशन में भी। एक्चुअली जो भी ये सीआईटी ने सीआईटी बिल का ऑर्डर जिस भी ईयर में रिसीव किया 23-24 में, उसके क्लोज होने से 1 ईयर, तो 31 मार्च 2025 यहां पर वो डेट निकलेगी। कंपैरिजन के लिए साथ में से फॉर्मेलिटी के तौर पर यूज कर लेंगे, लेकिन इफेक्टिवली ये डेट निकल कर आएगी। तो ये जो सेकंड केस है इसमें 31 मार्च 2025 टाइम लिमिट पेनल्टी ऑर्डर की बनेगी। वो सारी चीजें जो यहाँ पर गिवन है वो हम रिवीजन सेशन में रिफ्रेश करके आ चुके हैं। और थर्ड सिचुएशन को भी जरा इंडिपेंडेंटली देखिए, ये जो फैक्ट्स आपको दिए गए हैं इनमें थर्ड केस देखिए। Friends, the Jurisdictional High Court stayed the penalty proceedings on 25th August 2023 and the Supreme Court vacated the stay on 3rd November 23। मतलब एओ ने सस्पेंड किया, ठीक है, और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर रखी हैं। हाई कोर्ट ने पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करने का यहां पर जो ऑर्डर है वो दिया, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इनफेक्टिव बना दिया। जैसे ही स्टे ऑर्डर आता है हमारे माइंड में ये आता है कि सर ये जितने टाइम तक स्टे ऑर्डर इन्फोर्स रहा है वो नॉर्मल टाइम लिमिट में ऐड कर दिया जाएगा।
लेकिन ऐसी जनरल अप्रोच आपने नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है? क्योंकि आप देखिए, नॉर्मली जो पेनल्टी ऑर्डर की टाइम लिमिट बन रही है वो क्या बन रही है, 30 जून 2023 बन रही है इन 3 लाइनों के बेस पर, राइट ना फ्रेंड्स। हमें यहां पर इंडिपेंडेंटली सिचुएशंस लेनी है ना। तो ये जो यहां नॉर्मली पेनल्टी ऑर्डर के लिए टाइम लिमिट 30 जून 2023 की बन रही है, और उसके बाद अगर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया तो वो कौन सी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टाइम बार्ड है? इररेलीवेंट ना, फिर इस डेट पर तो स्टे ऑर्डर का दिया था ना। तो यहां हम क्या कहेंगे कि कोई इस स्टे ऑर्डर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो केस है इस केस में, ये जो केस है इस केस में जो पेनल्टी ऑर्डर है वो नॉर्मली 30 जून 2023 तक पास होना था। उसके बाद अगर स्टे ऑर्डर आया तो इस स्टे ऑर्डर का टाइम लिमिट पर कहीं कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो थर्ड सिचुएशन है उसमें बस जो टाइम लिमिट है वो 30 जून 2023 कहलाएगी। स्टे ऑर्डर की पासिंग इस पर कोई इंपैक्ट नहीं रखेगी, राइट। आइए 273 ए पर छोटा सा क्वेश्चन आपको एक जो दिया गया वो देखिए। State the conditions, if any, to be satisfied by the SASSI in order to get relief under section 273A4 regarding the waiver of penalty। अच्छा, कंडीशन तो वही है कि कमिश्नर अगर सेटिस्फाइड है कि अगर मैंने अपनी रिलैक्सेशन पावर एक्सरसाइज नहीं की तो ये एसएससी के साथ में जेन्युइन हार्डशिप होगी। एसएससी ने तो असेसमेंट से रिलेटेड इंक्वायरी, रिकवरी प्रोसीडिंग्स में फुल्ली कोऑपरेट किया है। यही तो कंडीशन थी जो फ्रेंड्स हमने वहां 273A4 में रिफ्रेश की थी। कैन द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिफ्यूज टू ग्रांट relief when the conditions laid down in the section are complied by the SASSI? then answer is no। फ्रेंड्स, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो फिर तो वहां कमिश्नर की ड्यूटी बनती है कि वो रिलैक्सेशन पावर एक्सरसाइज करें। नवनिर्माण प्राइवेट लिमिटेड केस में एमपी हाई कोर्ट ने भी यही बात कही, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो सीआईटी ड्यूटी बाउंड है कि वो रिलीफ यहां पर ग्रांट करे। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो मतलब जो भी 273 में ऑर्डर पावर दी गई है वो क्वासी जुडिशियल पावर मिली है, ऑलमोस्ट इक्वल टू कोर्ट पावर मिली है, क्योंकि 273 का ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता और आपको जुडिशियली एक्सरसाइज करनी है, लॉ मेकर्स की इंटेंशन के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करनी है। अरे लॉ मेकर्स चाहते हैं कि एसएससी को रिलीफ मिले, तभी तो पावर दी, तभी तो कंडीशन अटैच की। अब कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो फिर तो आप लॉ मेकर्स की इंटेंट के अकॉर्डिंगली एक्ट करो ना। या कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो वहां चलाना अपनी डिस्क्रिप्शन, राइट ना माय डियर फ्रेंड्स। यही जुडिशरीज ने कहा। आइए जरा अब कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएं। देखिए, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पेनल्टी दैट कुड बी लेविड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? पहला केस, फेल्योर टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44AB विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन अंडर दैट। याद करो 271B, 0.5% ऑफ टर्नओवर और 150 विच एवर इज लेस। दूसरा, फेल्योर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड अंडर सेक्शन 142(2)A। याद करो 272A जहां 10,000 रुपीज की है पेनल्टी, है ना। फेल्योर टू फर्निश रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 92E। तो ये तो हमने टीपी में ही डिस्कस किया था। डियर फ्रेंड्स, अगर सपोज एसएससी ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर किया और रिपोर्ट सीए से लेकर नहीं फर्निश की तो 271B में फिक्स्ड 1 लाख की जो पेनल्टी है वो वहां गिवन है। ये टीपी में ही फ्रेंड्स हम ऑलरेडी रिफ्रेश करके आए हैं। तो यही चीजें आपको आंसर में यहां देखने को मिलेंगी। आइए फ्रेंड्स, अब मैं लेकर आता हूं आपको एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और इसमें एक दो नए पॉइंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। जैसे फ्रेंड्स, हम अपने रेगुलर बैच में एक सेक्शन डिस्कस करते हैं, सेक्शन 9A। यस, सेक्शन 9A फॉरेन टैक्सेशन जब हम डिस्कस करते हैं तो वहां पर सेक्शन 9A में ये देखने को मिलता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, अगर वो सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करें तो वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड बन जाते हैं। और उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के जो इंडिया में फंड मैनेजर होते हैं, अगर उनके पार्ट पर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो तो वो एलिजिबल फंड मैनेजर कहलाते हैं। अगर उस एलिजिबल मतलब उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के बिहाफ पर, उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के बिहाफ पर जो इंडिया में फंड मैनेजर एक्टिविटी चलाते हैं, उससे ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड बाय डिफॉल्ट इंडिया में रेजिडेंट नहीं कहलाते, उनका बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ नहीं कहलाता। लेकिन ये रिलीफ सेक्शन 9A की इनको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इनके और इनके फंड मैनेजर के पार्ट पर जो कंडीशंस है वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में सेटिस्फाइड होनी चाहिए।
जैसे हम बात करें अपने एग्जाम के लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 21-22 की, तो इस प्रीवियस ईयर में उस एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के लिए जो ढेर सारी कंडीशंस हैं यहाँ पर, और जो उनके फंड मैनेजर के लिए कंडीशंस है, वो इनके पार्ट पर सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और इसके लिए इन्हें विद इन 90 डेज एक स्टेटमेंट भी देना होता है कि हम सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, राइट। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड को एक स्टेटमेंट भी फर्निश करना होता है, ठीक है, जिसमें वो अंडरटेक करते हैं कि ऑल कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अगर इस पीरियड में स्टेटमेंट ना दिया जाए तो माय डियर फ्रेंड्स फिर हम साथ ही साथ एक 271 एफए भी डिस्कस करते हैं सेक्शन 9A के साथ में, जिसमें 5 लाख रुपीस की पेनल्टी उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड पर लेविएबल बनाई गई है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर मतलब आप निकालोगे अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, तो जून में बचे 29 डेज, 90 डेज में से 90 डेज के हिसाब से तो 29 जून बनती है टाइम लिमिट उस स्टेटमेंट को फाइल करने की। अगर नहीं फाइल किया जाए तो 271 एफबी में 5 लाख की पेनल्टी लेविएबल बनाई गई है। इसकी आपको यहां पर जरूरत एक्स्ट्रा पड़नी थी, इसलिए मैंने वो बात आपको यहां रिफ्रेश कराई। जैसे देखो, मेसर्स एबीसी ट्रस्ट एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड हैज फाइल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ऑन 31 जुलाई 22। हम कहेंगे तो ब्लंडर हो गया, इस केस में तो पेनल्टी लेविएबल बन जाएगी आप पर। हाँ, जो केस आप देख रहे हैं सेकंड वाला, इन 90 डेज में जो स्टेटमेंट है वो देना था, राइट। 9 सेक्शन 9 ने तो यही रिक्वायर करता है। अब इन्होंने उसके बाद स्टेटमेंट दिया तो 5 लाख की जो पेनल्टी है वो यहाँ पर लेवी हो सकेगी। तो एक नया पॉइंट था, इसलिए मैंने ब्रीफली वो आपको यार रिफ्रेश कराया, और ऐसे ही एक आध पॉइंट की जरूरत जहां पड़ेगी मैं आपके साथ और डिस्कस कर लूंगा। वैसे तो हम ज्यादातर चीजें ऑलरेडी रिवीजन सेशन में कवर करके आ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक आध जगह किसी पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो वो हम और कवर करते जाएंगे। जैसे देखिए इस पॉइंट को, बड़ा इजी है ये तो। द premises of A Limited were searched and undisclosed income of rupees 20 crores was determined. The company didn't admit the undisclosed income in a statement under section 132(4) but declared the same in the return furnished and paid the tax with interest thereon। तो हम कहेंगे आपने ये ओवर स्मार्टनेस पहले क्यों दिखाई, पहले आपने सर्च के दौरान स्टेटमेंट में वो इनकम क्यों नहीं एडमिट की थी। आप वो एडमिट करते, उसका मैनर बताते, उसे प्रूव करते, फिर रिटर्न में इनकम दिखाते और इनकम टैक्स जमा कराते, तो 30% की पेनल्टी के लिए केवल लायबल कहलाते। लेकिन आपने पहले ये जो ओवर स्मार्टनेस दिखा दी, इससे तो काम खराब हो गया। अब तो जो पेनल्टी है वो 60% वाली जो नॉर्मली लगती है वही लगाई जा सकेगी। ओके फ्रेंड्स, आइए देखिए अगला क्वेश्चन, पार्ट इस क्वेश्चन का ये रहा। मीना कैटरर्स हैज रिसीव्ड ₹1 लाख इन कैश and 9 lakhs by account pay crossed check from Mr. Arvind for rendering catering services on the occasion of his daughter's wedding। हम कहेंगे 1 लाख इन्होंने जो कैश में लिया विद इन लिमिट है, 2 lakhs की तो लिमिट है ना सेक्शन 269 एसटी में, तो ये विद इन लिमिट है। और 9 lakhs तो आपने अकाउंट पे ही चेक से लिया है ना, अब वो क्रॉस्ड है या अदरवाइज है, मैं क्या मतलब, अकाउंट पे ही चेक है ना, बात खत्म, बस पैसा अकाउंट में जाएगा ना, किसके जाएगा, क्रॉस्ड है अदरवाइज हमें कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ये भी अकाउंट पे चेक से आपने जो लिया ये भी वायलेशन में केस नहीं आएगा, तो मीना कैटर किसी पेनल्टी के लिए लायबल यहां पर नहीं कहलाएंगी। ओके राइट। अच्छा, अब ये जो एक पॉइंट, वैसे तो मैंने इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको पेनल्टीज में रिफ्रेश कराया था, याद कीजिए कि सर्टेन केसेस में certain entities or other persons certain specified financial transactions के लिए प्रीवियस ईयर के क्लोज होने के बाद में एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट फर्निश करने के लिए 285 बी में लाइबल बनाए गए हैं। वहां जैसे मैंने बैंकिंग कंपनी का एग्जांपल आपके सामने रखा था कि जिन भी सेविंग अकाउंट होल्डर्स ने प्रीवियस ईयर में 10 लाख रुपीस से ज्यादा का कैश में डिपॉजिट किया होगा, उन सभी अकाउंट होल्डर्स की डिटेल बैंक को फर्निश करनी होती है। वैसे ही वहां पर एक और पॉइंट है फ्रेंड्स, इस रिलेशन में जो रूल 114E है, उस रूल 114E में जहां ये ट्रांजैक्शंस वगैरह प्रेस्क्राइब्ड है, वहां ये कहा गया है कि अगर एसएससी के लिए टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है, तो चाहे वो इंडिविजुअली क्यों ना हो, अगर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है और वो किसी से भी गुड्स या सर्विसेज के बदले में 2 लाख रुपीस या इससे ज्यादा कैश में अगर कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं, तो उन्हें उन पेयर की डिटेल्स इस स्टेटमेंट के थ्रू फर्निश करनी होगी। आइए जरा, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पता है 271 एफए में पेनल्टी लग सकती है 500 रुपीस पर डे वाली, ठीक है। अच्छा, जब बात चल ही रही है तो मैं एक और चीज आपको याद बताना चाहता हूं इस रिलेशन में। सपोज किसी ने स्टेटमेंट, जैसे कोई बैंक है,
उस बैंक ने, मतलब एक और बात यह है, पहले मैं और जोड़ दूं इसमें कि चलो ठीक है, किसी पर्सन के लिए वो स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी था, उसने स्टेटमेंट फाइल कर दिया, बाद में उन्हें लगा कि अरे उनसे इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पास ऑन हो गई है, तो वैसे तो उसके लिए 50,000 की अलग से पेनल्टी है, लेकिन एसएससी ने तो पहले ही अगर उस इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर दिया तो फिर वो पेनल्टी नहीं लगेगी। हां, वो बात अलग है, मैं आपको बता दूं कि अगर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, उनके लिए एक लिमिटेशन है कि आपको विद इन 10 डेज जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट करनी होगी, नहीं तो आप पेनल्टी के लिए तैयार रहे। हालांकि जो टैक्स ऑडिट वगैरह वाले पर्सन है उनके लिए इस तरह की लिमिटेशन नहीं है, ओके, लेकिन जिनके लिए है वो मैंने आपके सामने बात अभी यहां रखी। और आइए जरा इसी नॉलेज को हम यहां अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। मिसेस पी इज अ ट्रेडर who is a subject to audit under section 44AB. She has reported cash collections from various sundry debtors but has discovered that she omitted to include two more debtors in the statement already filed. She has reported the omission to the authorities within 15 days. अब देखिए, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिसेस पी हैं, इन्होंने 2 लाख रुपीस से ज्यादा का कैश कलेक्शन इन्हें अपने डेटर्स से हुआ होगा, तभी जो स्टेटमेंट है वो फाइल किया होगा, पक्की बात है ना। लेकिन उसमें वो दो डेटर्स बताना भूल गई, दो डेटर्स बताना वो भूल गए, है ना। लेकिन उन्होंने इस ओमिशन को करेक्ट किया, उन्होंने विद इन 15 डेज ही अपनी उस इनकरेक्टनेस को करेक्ट कर लिया। तो अब इस केस में क्या पेनल्टी लगेगी? द आंसर इज नो, क्योंकि जो 10 डेज वाली लिमिटेशन है, वो जो 10 डेज वाली लिमिटेशन है माय डियर फ्रेंड्स, वो प्रेस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर है, और यहां पर बात चल रही है एक इंडिविजुअल की। तो अगर उनसे कोई ओमिशन हो गया, उन्होंने अगर 10 डेज के बाद भी अगर उसे करेक्ट किया, तभी भी आप वो 50,000 वाली पेनल्टी उन पर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो केवल और केवल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके केस में ही लेविएबल बनाई गई है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट। तो ये जो माय डियर फ्रेंड्स जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो आपने यहां पर देखे, और एक केस लॉ और केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है मैं वो आपके सामने आइए जरा रख दूं, जुलाई 21 में जो आपको दिया गया था। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, यस, आप देखेंगे इस केस में आपको क्या कहा गया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर देसाई, द असेसिंग ऑफिसर फाउंड दैट some purchases were shown in the trading account for which the details of the suppliers were missing. The assessee didn't maintain the daily stock register and also couldn't offer proper explanation regarding those purchases. The assessing officer rejected the books of accounts of the assessee and made ex parte assessment under section 144. In the assessment order, the AO treated them unexplained cash credit and made additions to the tune of rupees 1226 in the declared income. The assessee filed appeal with various appellate authorities, but due to lack of satisfactory explanation, his case was dismissed at all level and the issue finally reached to the Supreme Court. While appeal was still pending at the Supreme Court, the assessing officer initiated penalty proceedings for concealment of income. During the penalty proceedings, the assessee provided the details of the creditors to the satisfaction of the CIT appeal, and thus the penalty proceedings were dropped. Now, the assessee approaches you as a consultant. You are required to list out what ground that may be taken by the assessee against the pending assessment proceedings based your opinion on the relevant case law and the decided court ruling. पहले तो ये जो केस आपको दिया गया ना फ्रेंड्स, इस केस में हुआ क्या है, मैं एक एसएससी, मैंने कुछ परचेजेस क्लेम की, उनके लिए मुझसे पूछा गया कि भाई एक्सप्लेन करूं मैं। तो जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, सपोज वो इंडिया में नहीं है, मान लिया, थोड़ा लॉजिकल सा बना रहा हूं मैं आपके लिए, तो मैं उनकी कंफर्मेशन लेटर वगैरह नहीं दे पाया, मैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाया, मैं उन परचेजेस को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो एओ ने वो मेरे लिए एडिशन कर दी, राइट। एओ ने वो मेरे लिए कि भाई मैंने जो क्रेडिटर बताए हैं, मैं उस क्रेडिट एंट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं, तो उसने अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मेरा सेक्शन 68 में मानकर वो एडिशन कर दिया। मैं अपील में गया लेकिन कोई फायदा
सुप्रीम कोर्ट से लोअर लेवल पर नहीं हुआ क्योंकि मैं चीजों को सही से प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि वो क्रेडिटर्स वगैरह कोऑपरेट नहीं कर रहे थे या वो थे नहीं, कोई भी रीजन रहा। इधर ईओ ने पेनल्टी प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर दी। मैंने उसको सीआईटी बिल के सामने चैलेंज किया, तब तक वो क्रेडिटर मेरे इंडिया में आ गए या कोऑपरेट करने लगे, और मैंने सीआईटी बिल के सामने वो क्रेडिटर खड़े कर दिए कि इनसे गुड्स परचेज किए हैं। प्रैक्टिकली जो केस ये था, उसमें सीआईटी बिल ने भी ईओ को बुलाया, कहा कि पूछ लो इनसे, जो भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको ये बोगस परचेज जो लग रही है वो क्रेडिटर ये खड़े हैं, आपको इंक्वायरी करनी कर लो। ईओ भी सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ भाई परचेज जेन्युइन है, तो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स वहां ड्रॉप हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट में जो बोगस परचेज के ग्राउंड पर जो सेक्शन 68 में अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट की एडिशन पर जो अपील चल रही है, उसका स्टेटस क्या होगा? वो भी बाय डिफॉल्ट खत्म होगी। अरे जब वो अपील का बेस ही खत्म हो गया, जब क्रेडिटर जेन्युइन है ये प्रूव हो गया, तो फिर उस केस में उस एडिशन पर अपील का जारी रहना हम कहेंगे रीजनेबल नहीं होगा। सर्टेनली वो भी यहां पर खत्म होगी। एक्चुअली बशीर अहमद सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एग्जैक्ट फैक्ट से, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, उन्होंने बस यही कहा कि भले ही असेसमेंट के टाइम पर एसएससी चीजों को नहीं प्रूव कर पाया था, जो एंट्रीज थी उनको वो नहीं प्रूव कर पाया था, लेकिन पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के टाइम पर तो उसने सारी डिटेल्स दे दी ना, और डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई कर दिया ना। तो जब वो पेनल्टी प्रोसीडिंग जो असेसमेंट प्रोसीडिंग से ही अराइज होती हैं, जब वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अब खत्म हो गई हैं, तो सिंस पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो चुकी हैं, तो अब इस केस में क्रेडिटर की जेन्युइननेस जब प्रूव हो गई है, तो फिर अब उन एडिशंस पर अपील भी सेट असाइड हो जानी चाहिए, मतलब वहीं पर स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। आइए, पेनल्टी के बाद में मैंने प्रोसिक्यूशन जो आपको रिफ्रेश कराए थे, तभी भी आपको हिंट किया था सेक्शन 276 डबल सी सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। यस, आप देखिए मैं रखता हूं 276 डबल सी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको दिया जाता रहा है वो। द असेसिंग ऑफिसर लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मेसर्स एमरल्ड अ फर्म अंडर सेक्शन 276 डबल सी ऑफ द आईटी एक्ट for failure to furnish its return of income for the AY 22-23 within the due date under section 139(1). The tax payable on the such income as reduced by the advance tax paid and TDS was rupees tax deducted at source, right my dear friends? was rupees 60,000। तो मतलब ईओ के अकॉर्डिंगली जो टैक्स निकल कर आया है वो 60,000 पेबल आया है। The appeal was filed. The appeal filed by the firm against the order of assessment was allowed by the CIT appeals. The assessing officer passed an order giving effect to the order of CIT appeals. The tax payable by the firm as per the said order of assessing officer was rupees 1,000, and the assessing officer has accepted the order of CIT appeals and has not referred an appeal against it to the ITAT. The firm desires to know about the maintainability of the prosecution proceedings in the facts and circumstances of the case. Advise the firm suitably. हम क्या कहेंगे कि जहां सीआईटी अपील ने ये कह दिया कि जो एसएससी का टैक्स पेबल है वो केवल 1,000 रुपीज का है, और ने इस बात को माना, मतलब ये कह रहा है कि हमने 60,000 रुपीज की डिमांड निकालकर गलती की है ना, उसमें 59,000 रुपीज के हमारी एडिशन की डिमांड सही नहीं है। तो जहां एसएससी का एडवांस टैक्स टीडीएस के बाद जो टैक्स है वो 1,000 रुपीज केवल पेबल बन रहा है, और ये उसे मान रहा है, तो मतलब ये 10,000 से ज्यादा नहीं है, इसीलिए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल भी नहीं है। ये हम फर्म को सुटेबली यहां पर एडवाइस करेंगे। मैंने तब रिवीजन सेशन में गुरु नानक एंटरप्राइजेस के केस का भी जिक्र किया था। तो फ्रेंड्स यहां ये जो केस है, सिंस इसमें फाइनल टैक्स लायबिलिटी एसएससी फर्म की 1,000 रुपीज की है, मतलब 10,000 से कम है, इसलिए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल नहीं है। ओके, आइए जरा फ्रेंड्स अब मैं जो एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जिस तरह का प्रोसिक्यूशन पर बेस्ड आपको दिया जाता रहा है, वैसा क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं। Can the prosecution be launched for each of the following actions or defaults committed? If yes, then explain the relevant provisions of the act and the quantum of prescribed punishment. पहला पॉइंट, the assessee had restrained and not allowed the officer authorized as per section 132(1)(b) to inspect the documents maintained in form of electronic record and books of accounts। याद कीजिए 275(b) जो हमने रिफ्रेश किया था, ऐसे केस में 2 इयर्स तक का जो इंप्रिजनमेंट है वो विद फाइन पॉसिबल बनाया गया है।
तो वो यहां पर पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा केस रखूं आपके सामने, देखो द सस्सी डेलिबरेटली हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 142(1) और 142(2)(a। अरे ऐसा तो एपी में भी हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में रेफरेंस किया था। 276D में 1 ईयर तक का जो इम्प्रिजनमेंट है वो विद फाइन पॉसिबल है, तो बस वही आपको यहां पर देना था। अगला पॉइंट देखना जरा प्लीज, क्या कहता है, द assessee deliberately has failed to make the payment of tax collected at source under section 206C। याद कीजिए जहां ज्यादा पनिशमेंट है 276 डबल बी, माय डियर फ्रेंड्स, हमने रेफरेंस जो किया था 276 डबल बी में वो टीडीएस की डिपॉजिटिंग का या टीसीएस की डिपॉजिटिंग का अगर फेलवर होता है तो 3 मंथ से 7 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट है विद फाइन। तो वो बस केवल और केवल आपको यहां पर देना था कि हाँ यहां पर 3 मंथ से 7 इयर्स तक का विद फाइन जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो अब मैं कह सकता हूं कि हमने पेनल्टीज प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस यहां इस सेशन में कर ली। एंड फाइनली मैं आपके सामने, आइए जरा, हमने मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शंस वाली जो चीजें हैं वो भी रिफ्रेश की थी, तो उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, आप देखिए, फियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, a residuary non-banking company accepts public deposits, issues deposit certificate and repays the same after some period of time along with interest under different scheme run by it. Following transactions were noted from their books of accounts. Mr. A, an individual, has deposited rupees 15,000 on 1st May 2018 for 48 months by check and another 15,000 on 30th June 2021 in cash to purchase a new certificate of 48 months tenure. Then Mr. A has applied for premature withdrawal against both the certificate and company has paid him rupees 16,500 by a bearer check against principal and interest on 23rd March 2022 due against his first certificate purchased in 2018 and 15,500 in cash on 25th March 2022 against the second certificate. Discuss the violation of the income tax provision, if any, and consequential penalty for each transaction. Will it make इसको अभी बाद में देखते हैं, बिल वाली बात को। पहले यहां पर अभी तक की जो चीजें हैं वो देखिए फ्रेंड्स। हमारी जो ससी है ये कौन है, फियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। देखो इन्होंने मिस्टर ए से पहला जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था 15,000 का, तो वो 20,000 रुपीज की लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो सेकंड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे थे तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्लस फ्रेश डिपॉजिट 20,000 और मोर में आ रहा था, तो उस सेकंड डिपॉजिट को उन्हें अकाउंट पे चेक वगैरह से लेना जरूरी था, उन्होंने कैश में ले लिया। तो इस स्टेज पर हम कहेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टेज पर हम कहेंगे कि वायलेशन कहलाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सम एंड फ्रेश डिपॉजिट का एग्रीगेट सम 20,000 इससे ज्यादा है। इसके लिए ये 269 एसएस का वायलेशन कहलाएगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है, इतने अमाउंट की 271D में जो पेनल्टी है वो लगाई जा सकेगी। सिमिलरली रीपेमेंट की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो जो पहला रीपेमेंट किया गया 16,500 का, तब आउटस्टैंडिंग सम इनका उस मिस्टर ए के रिस्पेक्ट में 30,000 प्लस था, क्योंकि 30,000 ले चुके हैं और इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया है, 30,000 प्लस था, तो 20,000 और मोर अगर रीपेबल सम है तो आप कुछ भी रीपे करोगे तो आपको अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस या प्रेस्क्राइब्ड मोड से रीपे करना चाहिए था। इन्होंने बियरर चेक में रीपे कर दिया, तो हम कहेंगे ये वाला जो रीपेमेंट इन्होंने किया ये वायलेशन में आएगा। इसके लिए ये 269T का डियर फ्रेंड्स वायलेशन कहलाएगा और इसका जो रिजल्ट है वो इतने अमाउंट की जो पेनल्टी है वो 271E में लेवी की जा सकेगी, वो 271E में पेनल्टी लेवी की जा सकेगी। लेकिन जो सेकंड रीपेमेंट की गई उस टाइम तक आउटस्टैंडिंग सम 20,000 रुपीज से डाउन जा चुका है, कमी होगा तभी तो इतना मिला, ये वायलेशन में केस नहीं आएगा, क्योंकि जहां रीपेबल सम 20,000 और मोर होना तभी पेनल्टी लगती है। तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना था, तो पहले डिपॉजिट पर कोई वायलेशन नहीं है,
कोई वायलेशन नहीं है। लेकिन जब दूसरा डिपॉजिट लिया तब वो अमाउंट एग्रीगेट 20,000 और मोर से क्रॉस कर गया, इसलिए जो दूसरा डिपॉजिट उन्होंने लिया है वो यहां पर वायलेशन में आएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकेगी। सिमिलरली रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो जो पहला रीपेमेंट किया गया है वो वायलेशन ऑफ 269T में आएगा, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकेगी। लेकिन जो दूसरा रीपेमेंट किया, जब तक रीपेबल सम 20,000 और मोर से डाउन चला गया तो वो यहां पर वायलेशन में नहीं आएगा, वो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स वायलेशन नहीं कहलाएगा। और ये जो इन्होंने सिचुएशन बनाई है ना, will it make any difference if the certificates were held jointly with Mrs. A, wife of Mr. A, while repaying back in cash or via check? हम कहेंगे ना 269T में तो चाहे सिंगली डिपॉजिट हो या ज्वाइंटली डिपॉजिट हो, जो रीपेमेंट पर लिमिटेशन है वो अपनी जगह है, इसीलिए उससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आइए जरा फ्रेंड्स, अब ये नवंबर 2019 का क्वेश्चन देखिए, क्या यहां पर कहा गया है। अच्छा, इसके लिए मैं एक बात पहले आपको अपनी तरफ से रिकॉल कराना चाहता हूं। आपको याद होगा 269SS में वैसे तो लिमिटेशन है कि अगर आप 20,000 रुपीज से ज्यादा का लोन डिपॉजिट या प्रॉपर्टी ट्रांसफर के रिलेशन में सम एज एन एडवांस और अदरवाइज रिसीव कर रहे हैं तो वो आपको कैश में नहीं लेना है ना, स्पेसिफाइड मोड से लेना है। लेकिन अगर दो एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में डीलिंग हो रही है, दोनों की केवल एग्रीकल्चर इनकम है, कोई और इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं है, केवल एग्रीकल्चर इनकम है, तो वहां 269SS नहीं लगेगा। आई होप ये बात आपको रिकॉल हो गई होगी। लेकिन एग्जामिनर ने कैसे कंफ्यूज करने की आपको कोशिश की, वो जरा इस क्वेश्चन से देखिए। मिस्टर ए एन एग्रीकल्चरिस्ट हैज मेड एन एग्रीमेंट टू सेल हिज 10 acres of agriculture land situated in a remote village at a price of rupees 1 lakh per acre to Mr. B for constructing a farmhouse। तो मिस्टर बी एग्रीकल्चरिस्ट है, ये नहीं बताया है ना, हाँ फार्म हाउस बनाना है तो अच्छा, मिस्टर ए हैज रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹1 lakh बाय वे ऑफ क्रॉस्ड चेक। Later on, the agreement was rescinded, that is revoked, as Mr. B couldn't pay the balance amount within the stipulated time as per the agreement. Mr. A returned the advance by a crossed check. The assessing officer has proposed to levy a penalty under section 271D on Mr. A. Examine the validity of assessing officer's action। हम कहेंगे ये एक्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर मिस्टर ए एग्रीकल्चरिस्ट है लेकिन मिस्टर बी एग्रीकल्चरिस्ट है, ऐसा कहीं नहीं है। तो फिर इनको 20,000 और मोर अगर अमाउंट मिल रहा है किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रिलेशन में, तो चाहे आगे ट्रांसफर हो ना हो, इररेलेवेंट है, उन्हें अकाउंट पे चेक वगैरह से वो लेना चाहिए था। उन्होंने अगर क्रॉस्ड चेक में लिया तो सर्टेनली ये 269SS का वायलेशन कहलाएगा, और इस वजह से मिस्टर ए पर 271D में जो पेनल्टी है वो लेवी की जा सकेगी। अच्छा, एक और चीज नई, क्या फ्रेंड्स, 271D में पेनल्टी लगाने का राइट असेसिंग ऑफिसर को दिया गया है, लेकिन वो या तो खुद ज्वाइंट कमिश्नर की रैंक का हो या अगर लोअर लेवल का है तो वो जेसी से पहले अप्रूवल ले ले। एक सेकंड, वो खुद जेसी की रैंक का होना चाहिए। मतलब ये जो स्पेशल सेक्शन ना, ये 269SS 269T वगैरह के वायलेशन के लिए पेनल्टी वाले ये 271D वगैरह, इनमें जो पेनल्टी है वो जेसी लेवल की अथॉरिटी ही लगा सकती है। यहां पर माय डियर फ्रेंड्स असेसिंग ऑफिसर अगर ज्वाइंट कमिश्नर है तो उनका एक्ट करेक्ट है, अगर वो नहीं है तो फिर उस केस में उनका एक्ट करेक्ट नहीं कहलाएगा। हालांकि ये एक अलग से इनफैक्ट बात है, मेनली जो चीज है वो यहां पर बस यही है कि भले ही एग्रीकल्चरिस्ट टर्म आप यूज कर रहे हैं, सेकंड पार्टी एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, इसलिए ये 269SS का वायलेशन है, यहां पेनल्टी लग सकेगी। ये बात आपने कंसीडरेशन में लेकर चलनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब आइए जरा मैं मई 2017 का क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। Kumar Brothers, the assessee is a partnership firm. During the course of assessment proceedings, the assessing officer noticed that huge amount of cash was accepted by the firm from its partners during the relevant year corresponding to the AYs 20 to 23. The assessing officer was of the view that interest was given to partners on amount advanced, which conclusively proved that the transactions are between different persons, whereby the firm has accepted loans in cash from the partners and thereby initiated penalty proceedings under section 271D in view of the violation of 269SS. Is the action of AO tenable in law? फ्रेंड्स, मुथूट फाइनेंसर्स के केस में ये इश्यू
दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी किया। इशू क्या है कि फर्म ने अगर पार्टनर के साथ में कोई ट्रांजेक्शन किया है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, ओके, वो अगर इन कैश अगर ले लिया तो क्या फर्म को 269 एसएस का वायलेशन कहा जाएगा? क्या पिनलाइज किया जा सकेगा? दिल्ली हाई कोर्ट ने करने उन्होंने कहा फर्म इज नथिंग बट ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द फर्म। यहां ट्रांजैक्शन एब्सोल्युटली क्लियर है, यहां पर दिख रहा है कि पार्टनर की वो डिस्क्लोज्ड इनकम वाला फंड है, कोई टैक्स अवॉइडेंस के लिए ये ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। इस तरह की सिचुएशन अगर बन रही है तो फिर उस केस में पार्टनर की रिसीट पर फर्म के लिए, पार्टनर से मिली रिसीट पर फर्म के लिए 269 एसएस एप्लीकेबल नहीं बनाया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, मुथूट फाइनेंसर्स के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने तो बस यही कहा कि सिंस फर्म एक ज्यूरिडिक्टिक पर्सन नहीं है, ऑल पार्टनर्स फर्म कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए फर्म और पार्टनर्स के बीच के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इन सेक्शन से गवर्न नहीं होंगे। हालांकि कॉन्ट्ररी व्यू भी लिया जा सकता है, लेकिन फ्रंट पर जो इंस्टीट्यूट ने रखा वो ये जुडिशियल व्यू रखा। इसीलिए हम दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को अगर बेस बना लें तो इस केस में हम कह सकेंगे कि फर्म के लिए पेनल्टी लगाना यहां एओ का करेक्ट एक्शन नहीं कहलाएगा। मैं फिर कह रहा हूं फ्रेंड्स, 273 बी भी कहता है कि अगर कोई जेन्युइन कॉज है, अगर कहीं वहां पर कोई क्लियर कट ट्रांजैक्शन जो हुआ है, कोई वहां टैक्स बचाने की बात नजर नहीं आ रही है, सर्टेनली इस सिचुएशन में पार्टनर से फर्म ने सीधी सीधी रिसीट ली है तो 269 एसएस नहीं लगना चाहिए, 271 डी की पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं बनाई जानी चाहिए। लेकिन फिर भी यहां कॉन्ट्ररी व्यू भी लिया जा सकता है। ओके, आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूं 269 एसटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है। यहां पर मिस्टर बी प्रपोजेस टू परचेज फॉर हिज बिजनेस सर्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मिस्टर एस। In view of the scarcity of the products, S insists on cash payments for the purchases, to which Mr. B agrees. On 27 March 2022, the purchases are effected through a cash invoice of rupees 320. In respect to the above transactions, will there be any detrimental effect in the hands of B and S under the provisions of the ID Act? Explain briefly. बस यहीं तक देखते हैं पहले फ्रेंड्स। यहां पर ये जो मिस्टर बी दैट इज बायर हैं, इन्होंने भाई रॉ मटेरियल लेना था, इसलिए सेलर ने पर एक लिमिटेशन लगाई कि भैया देखो कैश में पेमेंट करोगे ना तो हमसे गुड्स खरीद पाओगे, कैश में अगर पेमेंट करोगे तो हमसे आप यहां पर जो गुड्स है वो परचेज कर सकोगे। तो सिंस उन गुड्स की स्कैरिसिटी थी, इसीलिए बायर को जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने एस की जो बात है वो यहां पर मान ली। ठीक है, तो अब इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। हम मिस्टर बी जो बायर हैं इनको कहेंगे कि आप 10,000 रुपीज से ज्यादा का एक्सपेंस कैश में कर रहे हो तो 43 आप पर लगेगा, डिसअलाउ वो खर्चा हो जाएगा। सेलर के लिए 269 एसटीएम बोलेंगे, 2 लाख सीएस से ज्यादा आपने कैश में कंसीडरेशन ले लिया तो आप 269 एसटी का वायलेशन कर रहे हो, तो आप 271 डीए में इक्वल अमाउंट की पेनल्टी के लिए यहां पर लाइबल कहलाओगे। राइट, तो जो बायर और सेलर के लिए होना है वो ये होना है, बायर के लिए 48.3 लगेगा, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, सेलर के लिए 269 एसटी का वायलेशन कहलाएगा और वो 271 डीए में इक्वल अमाउंट की पेनल्टी के लिए लायबल बन जाएंगे। लेकिन सिचुएशन अलग की गई। Will your answer be different if the cash purchases are effected by the buyer on two different dates for different raw materials for rupees 180 and rupees 140 respectively? फ्रेंड्स, अब आप देखो यहां पर जो सेलर है, पहले उनके एंगल से देखते हैं हम। सेलर के एंगल से अगर हम देखें तो सेलर ने दो अलग अलग डेट पर गुड्स बेचे, अलग अलग रॉ मटेरियल है, अलग अलग इनवॉइस बने होंगे और एक के लिए 180 दूसरे के लिए 140 अलग अलग डेट पर जो मिले। यहां देखो, यहां फ्रेंड्स जो सेलर है उन्हें एक ट्रांजैक्शन के रिलेशन में ना एक दिन में ना एक से अधिक दिन में उन्हें 2 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं मिल रहा, तो ये वाला जो केस है इसमें 269 एसटी तो नहीं लगेगा, उसका वायलेशन तो नहीं कहलाएगा। लेकिन बायर 10,000 से ज्यादा कैश में अगर पेमेंट कर रहे हैं
तो उनके लिए खर्चा डिसअलाउ होना बिल्कुल पक्का है। तो यहां पर बायर केवल फंसेंगे, 48 लगेगा, लेकिन सेलर क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर 269 एसटी का कोई वायलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक दिन में जो रिसीट है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं है, इसलिए 271 डीए के प्रोविजंस में अट्रैक्टेड नहीं होंगे। एक इजी सा क्वेश्चन नवंबर 2018 में जो आपको और दिया गया, मैं वो भी रख देता हूं। स्पेसिफाई द क्वांटम ऑफ फी और पेनल्टी इफ एनी टू बी लेविड इन द फॉलोइंग केस। क्या है वो केस? Mr. Robert received a sum of rupees 2,50,000 from Mr. Rajiv on 31st Jan 2022 in cash in contravention of provisions of 269 ST, हम कहेंगे 271 DA जिंदाबाद। 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट अगर आप ले रहे हैं तो आपको स्पेसिफाइड मोड से लेना चाहिए था, आपने अदरवाइज अगर लिया तो ये पेनल्टी इक्वल अमाउंट की आप पर लग सकेगी। तो जो रॉबर्ट है उन पर 250 की जो पेनल्टी है वो यहां पर लगाई जा सकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने मोड ऑफ अंडरटेकिंग, ट्रांजैक्शंस वगैरह वाले जो प्रोविजंस डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। और फाइनली एडवांस रूलिंग्स हमने जो और रिवाइज किया था, मैं उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने आइए प्रेजेंट कर देता हूं। ओके, तो चलिए एडवांस रूलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी मैं रखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले द टर्म एडवांस रूलिंग इंक्लूड्स विद इन इट्स स्कोप अ डिटर्मिनेशन बाय द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स only in relation to a transactions undertaken by a non-resident applicant. Discuss the correctness or otherwise of this statement as per the income tax law। हम कहेंगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। हाँ, क्यों? क्योंकि याद करो सेक्शन 249 सेक्शन 245 एन में हमने एडवांस रूलिंग का जो मीनिंग डिस्कस किया था, वहां पर जो रेसिडेंट डीलिंग विद नॉन रेसिडेंट है वो भी तो एप्लीकेशन लेकर जा सकता है बोर्ड। उस केस में भी जो डिटर्मिनेशन है, मतलब जो रूलिंग है वो दे सकते हैं। जो 100 करोड़ से ऐसे ज्यादा की ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला रेजिडेंट एप्लीकेंट है, गवर्नमेंट का नोटिफाइड जो रेजिडेंट एप्लीकेंट है, वो रेजिडेंट एप्लीकेंट तो अपनी खुद की टैक्स लायबिलिटी के रिलेशन में बोर्ड के पास आ सकता है, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास आ सकता है। अरे पब्लिक सेक्टर कंपनी दैट इज जो ये रेसिडेंट है वो भी पेंडिंग इशू अपना बोर्ड के पास ला सकती है, बोर्ड उस पर जो डिटर्मिनेशन करते हैं वो भी एडवांस रूलिंग कहलाती है। और एक पार्ट गार से जो रिलेटेड है, ये चैप्टर 10 है, दैट इज गार वाला चैप्टर। माय डियर फ्रेंड्स, कोई अरेंजमेंट गार की एप्लीकेबिलिटी के लिए इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है या नहीं, इससे डिसाइड कराने के लिए भी बोर्ड के पास आ सकता है। तो कोई अरेंजमेंट जो माय डियर फ्रेंड्स, चाहे वो पर्सन रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, उसका वो अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट ट्रीट किया जा सकता है या नहीं, इसके लिए भी वो बोर्ड के पास आ सकता है। तो ये गार से रिलेटेड एक बात है जो नई आप यहां पर देख रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर भी वो जो पर्सन है वो रेजिडेंट हो सकता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि केवल और केवल नॉन रेजिडेंट के रिलेशन में ही बोर्ड जो डिटर्मिनेशन करेंगे वो एडवांस रूलिंग ना, वो रेजिडेंट डीलिंग विद नॉन रेजिडेंट, 100 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की वैल्यू की ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला रेजिडेंट, पेंडिंग इशू वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी, और इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, किसी का ट्रांजैक्शन हो सकता है यानी वो पर्सन जो रेजिडेंट भी हो सकता है, इन केसेस में भी तो एडवांस रूलिंग पिक्चर में आना पॉसिबल है। तो एडवांस रूलिंग के स्कोप में रेजिडेंट वाली केस भी कवर्ड है। आइए देखिए जरा, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, वो देखिए प्लीज। Q, a non-resident, made an application to the board for advance ruling on 1st February 2022 in relation to a transaction proposed to be undertaken by him on 31st March 2022. He decides to withdraw the said application. Can he withdraw the application on 31st March 2022? हम कहेंगे yes। हालांकि लॉ में तो जो टाइम लिमिट है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से 30 डेज है, वो आपकी निकल चुकी है ना। लेकिन जो एमकेजन वाला केस है कि भाई हाँ, केस की सर्कमस्टेंसेस अगर जस्टिफाई करें तो जो अथॉरिटी है वो 30 डेज के बाद भी एप्लीकेशन का विड्रॉल परमिट कर सकती हैं। तो इस जजमेंट की वजह से हम कहेंगे 30 डेज के बाद भी भले ही एप्लीकेशन से 30 डेज का टाइम निकल गया, स्टिल असेसी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता है, बट with the permission of the board for advance rulings। अब एक तो प्रोसीजरल नेचर का क्वेश्चन आपको दिया गया था नवंबर 20 में, डिस्क्राइब प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द अथॉरिटीज ऑफ एडवांस रूलिंग। जो अब अगर क्वेश्चन आएगा तो बोर्ड
अब बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के तरह से आएगा on receipt of application under section 245R in the circumstances in which it should not allow it. अरे वो 245R में जो हमने डिस्कस किया था ना, सिस्टम के एप्लीकेशन के रिसीव होने पर अथॉरिटी जो बोर्ड है वो कंसर्न कमिश्नर को एप्लीकेशन की कॉपी भेजेंगी, जरूरी होगा तो रिकॉर्ड मांगेंगी, दो रिकॉर्ड एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर एप्लीकेशन पर डिसीजन लेंगी। 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें की एप्लीकेशन ऑलवेज रिजेक्ट होगी, पेंडिंग इशू पर एप्लीकेशन आई है ना, या एफएमबी वाली एप्लीकेशन है, या इनकम टैक्स अवॉइडेंस वाला इशू है, और अपॉर्चुनिटी देना पहले रिजेक्शन से जरूरी होगा, अलाउ कर दी तो अनाउंस करेंगी रूलिंग को, राइट ना फ्रेंड्स। एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट पर वो रूलिंग से पहले एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी देंगी, 6 मंथ में ऑर्डर पास करेंगी, ऑर्डर की कॉपी जितना जल्दी पॉसिबल होगा वो दोनों पार्टीज को भेज देंगी। तो ये सारा प्रोसेडुरल नेचर का जो पार्ट है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पर माय डियर फ्रेंड्स बोर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए अथॉरिटी टर्म आप क्वेश्चन और आंसर में देख पा रहे हैं, लेकिन अब आपको पता है कि ये हिस्ट्री अगर रिपीट होगी तो अथॉरिटी की जगह आपको टर्म बोर्ड देखने को मिलेगी, तो आप उसी तरह से इसे अपडेटेड शेप में और ले सकते हैं, तो अथॉरिटी की जगह बोर्ड का यूज करके। अब जो 2 बेहतरीन क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड जो है फ्रेंड्स, वो मैं अब आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले इको एंड कंपनी फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग फॉर एवाई 1890, 1920 एंड 2021 विद द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग for the suspend year 1819 and 1920. Notices under section 143(2) were issued to the SSC and subsequently before the date of filing application with the board for advance ruling, notice under section 142(1) along with questionnaire was issued. For the assessment year 2021, notice under section 142(1) along with questionnaire was served on the SSC after the date of filing of application with the board for advance ruling. Can the board for advance ruling reject the application on the ground that the proceedings are already pending? देखो अगर 143(2) के नोटिस के बाद में 142(1) के नोटिस अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि 143(2) का नोटिस जनरल सेंस में इशू हुआ होगा, राइट, प्रिप्रिंटेड शिप में होगा, है ना। 142(1) के नोटिस से प्रोसीडिंग सही मायने में पेंडिंग कहलाएंगी। ह्यूसन कॉर्पोरेशन का केस याद कीजिए दिल्ली हाई कोर्ट का। अब बोर्ड के पास में अप्लाई करने से पहले ही अगर असेसमेंट ईयर 1819 एंड 1920 के लिए डिटेल्ड नोटिस आ चुके हैं तो 1819 के लिए और 1920 के लिए तो बोर्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकेंगे, लेकिन 2021 के लिए जो नोटिस है वो एप्लीकेशन बोर्ड के पास में दे देने के बाद में आया है, तो 2021 का जो केस है वो पेंडिंग नहीं कहलाएगा। 2021 की एप्लीकेशन को ये बोर्ड रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स जो केस लॉ हमने डिस्कस किया था ना, याद है टाइम स्केल डायग्राम पर जिस तरह के केस लॉ की हमने बात की थी, वही बस आपको यहाँ यूज में लेना है। तो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो रिजेक्शन है वो बोर्ड के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 18, 19, 19, 20 के लिए अगर बोर्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं तो ये उनका टीनेबल इन लॉ मतलब वैलिड इन लॉ एक्ट कहलाएगा। आइए एक और रेलिवेंट केस स्टडी में आपके सामने रखता हूं। Balmard Incorporation of USA entered into the contract with 3 Indian startup companies operating in e-commerce segment, namely Flipkart Limited, Mozon Limited, and RunRun Limited for supplying know-how to develop an electronic retailer network. Balmard Incorporation made an application to the board for advance rulings on the rate of withholding tax on receipt applicable to it. Flipkart Limited, that is a pair of this Walmart. Flipkart Limited also made an application to the assessing officer for determination of the rate at which tax is deductible on the payments made to the said non-resident company. The board for advance rulings rejected the application of Walmart Incorporation on the ground that the question raised in the application is already pending before an income tax authority. Examine whether the rejection of application by the board for advance ruling is justified in law. याद कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपने इस तरह की जो चीज है वो देख रखी है
कि एप्लीकेशन में जो रेस किया गया इशू है, एप्लीकेशन में जो रेस किया गया इशू है वो एप्लीकेशन की डेट पर ना सिर्फ पेंडिंग होना चाहिए बल्कि एप्लीकेंट के केस में उसका पेंडिंग होना जरूरी है। यहां ये जो केस आप देख रहे हैं, इस केस में जो बालमार्ट ने इशू रेस किया है बोर्ड के पास कि भाई हमारा जो टैक्स है वो कितना विद होल्ड होगा, और उनकी पेयर ने जो इशू रेस किया है ईओ के सामने कि हमें बालमार्ट को जो पेमेंट करनी है उस पर टीडीएस कितना विद होल्ड करना है, किस रेट से विद होल्ड करना है, इशू आइडेंटिकल है, सेम है। लेकिन मैंने एक चीज पर स्ट्रेस दिया था जब आपको एडवांस रूलिंग चैप्टर मैंने रिफ्रेश कराया था, तब उस टाइम पर मैंने एक चीज पर आपको एम्फेसिस सप्लाई किया था कि एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू केवल एप्लीकेशन की डेट पर पेंडिंग नहीं होना चाहिए बल्कि वो एप्लीकेंट के केस में पेंडिंग होना चाहिए। अगर बालमार्ट इनकॉर्पोरेशन खुद, अगर माय डियर फ्रेंड्स बालमार्ट इनकॉर्पोरेशन खुद अगर पहले ईओ को अप्लाई करती कि भैया हमारा बताओ ये टीडीएस किस रेट से काटेंगे, और फिर वो ईओ के पास टाइम लग रहा होता और फिर वो अथॉरिटी की या बोर्ड के पास में, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास आ जाती इसी चीज के लिए कि भाई हमारा जो टीडीएस है वो किस रेट से ये पेयर काटेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ एप्लीकेंट के केस में वो इशू पेंडिंग है, तब ये कहा जाता। राइट, तो मतलब जो केस स्टडी हमें दी जा रही है उस केस स्टडी में एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू पेंडिंग है लेकिन वो एप्लीकेंट के केस में पेंडिंग होना जरूरी है। तो बालमार्ट खुद ईओ के पास में थोड़ी ना गई थी। यस, अगर बालमार्ट ईओ के पास जाती और फिर वो बोर्ड के पास आती तो बोर्ड इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करती तो समझ आता, लेकिन इशू सेम पेंडिंग है लेकिन सेम एसएससी के केस में पेंडिंग नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स जो एरेक्शन टेलीफोन कॉर्पोरेशन इंडिया के केस में अथॉरिटी की जो इंटरप्रिटेशन भी है, इस केस में अगर केवल सेम इशू पेंडिंग है, इस इशू पर अगर बोर्ड इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे तो ये सही नहीं कहलाएगा क्योंकि उस इशू का केवल एप्लीकेशन की डेट पर सिमिलर इशू का एप्लीकेशन की डेट पर केवल पेंडिंग होना जरूरी नहीं है बल्कि वो सेम सस्ती के केस में पेंडिंग होना जरूरी है। तो वो पेयर के केस में पेंडिंग है और यहाँ पे ही आपके पास आया है, इसीलिए ये रिजेक्शन का एक्ट यहां पर जस्टिफाइड नहीं कहलाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ नए क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में अमेंडमेंट से रिलेटेड जो आपको दिए हैं उस तरह के क्वेश्चंस की तरफ। तो प्लीज देखिए, what would be the fate of an application for advance ruling made on 15th August 2021 in respect of which no order has been passed or no advance ruling has been pronounced under section 245R before 1st September 2021 by the authority for advance rulings। याद कीजिए, हमने ये सिचुएशन ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तब मैंने कहा भी था कि इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। देखिए 1 सितंबर 2021 से पहले अगर एप्लीकेशन आ गई और अथॉरिटी ने उस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया था, कोई रूलिंग प्रोनाउंस नहीं की थी, तो फिर वो एप्लीकेशन, उसका सारा रिकॉर्ड वगैरह किस पर शिफ्ट हो जाएगा, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास आ जाएगा। उनके द्वारा वो एप्लीकेशन रिसीव की गई है, रिकॉर्ड उनके को मिला है ये माना जाएगा और वो उस एप्लीकेशन को इंटरटेन करेंगे। राइट, तो इस केस में 15 अगस्त को जो एप्लीकेशन आई है जिसमें कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, ये एप्लीकेशन बोर्ड के पास आई हुई कहलाएगी और बोर्ड इस पर डिसीजन अपना देंगे। इसी तरह से नया जो एक रूल आया है फ्रेंड्स, पहले एडवांस रूलिंग बाइंडिंग होती थी, अपील पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब पॉसिबल बना दी गई है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का दिया जा सकता है इस सेक्शन पर बेस्ड, वो देखिए। व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू एन एप्लीकेंट हु इज एग्रीव्ड बाय द रूलिंग ऑफ बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स, आल्सो स्टेट द टाइम लिमिट विद इन व्हिच ही शुड एक्सरसाइज दिस रेमेडी। तो फ्रेंड्स एप्लीकेंट हाईकोर्ट में अपील लेकर जा सकते हैं और टाइम लिमिट की जहां तक बात है 60 डेज बाय डिफॉल्ट है, उसके बाद एक्सटेंशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन वो 30 डेज तक मिलेगा, नॉट बियॉन्ड दैट। तो यहां पर हाई कोर्ट में अपील पॉसिबल है, 60 डेज में पॉसिबल है, 60 डेज के बाद में 30 डेज तक का जो एक्सटेंशन है वो पॉसिबल है। और लास्टली देखिए जरा फ्रेंड्स, जो हमने एडवांस रूलिंग के वॉइड वाली जो बात डिस्कस की थी, क्या क्वेश्चन आपको उस पर बेस्ड दिया जाता रहा है, circumstances under which the advance ruling becomes void, ये की है जहां बोर्ड को कमिश्नर की रिप्रेजेंटेशन पर या अदरवाइज ये पता लगे क्या कि आपने जो रूलिंग है वो हमसे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के बेस पर ऑब्टेन की है, तो बस ये वो सर्कमस्टेंसेस है जिसमें जो रूलिंग है वो बोर्ड वॉइड इशू डिक्लेयर कर सकेंगे।
राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये 269 245 टी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको दिया जाता रहा है वो हमने यहां पर और डिस्कस किया, राइट। तो चलिए अब मैं कह सकता हूं कि हाँ हमने एडवांस रूलिंग से रिलेटेड भी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें आपने देखा हमने फ्रेंड्स अपील्स डिविजन्स, इनकम टैक्स रूल्स इन देयर पावर्स, पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशंस, मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शंस और फाइनली एडवांस रूलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस किया। मिलेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीजों के साथ में। टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स अ लॉट।